द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 261 बर्फ में वापस। 2 दिन बाद काल ने खुद को फिर से पहाड़ों की तलहटी में बर्फ में खड़ा पाया, ठीक वैसे ही जैसे वह अपने पिछले मिशन पर था। लेकिन इस बार कड़ाके की ठंड और सन्नाटे के बजाय वह दूर से फ्रॉस्ट जायंट युद्ध के सींगों की आवाज़ सुन सकता था। यह आवाज़ पहाड़ियों के माध्यम से 50 किलोमीटर से अधिक दूर तक पहुंच गई थी, क्योंकि वे अग्रिम पंक्तियों के साथ हमले के लिए तैयार थे। समूह अभी अभी उतरा था और उनके क्षेत्र की खुफिया जानकारी अच्छी लग रही थी, लेकिन मुख्य लाइनों के साथ उनकी गहरी आंखों ने जो संख्याएं देखी थीं, वे मानचित्र पर रखे गए पत्थरों की संख्या से कहीं अधिक थीं। यदि प्रत्येक नीला पत्थर 100 नहीं बल्कि 500 होता तो यह अतिशयोक्ति हो सकती थी, लेकिन स्थिति की सच्चाई के बहुत करीब होती, जबकि यहाँ पहाड़ियों में उनके नए आए समूह को अभी तक कोई खतरा नहीं दिखाई दिया था। हमें पहले किस तरफ खोजना चाहिए? भालू ने उनके सामने के पेड़ों का सर्वेक्षण करते हुए पूछा। लोड्स की तरह वह अकादमी या शहर की तुलना में यहाँ जंगल में अधिक सहज थी, और हॉक ने उसके नामकरण की भावना को पूरे दिल से स्वीकार किया। दूसरी ओर काल ने उसका वास्तविक नाम इस्तेमाल करना पसंद किया, इसलिए उसे भालू कहकर अपने पालतू जानवरों में से एक की तरह व्यवहार करने की आदत नहीं पड़ी। काल ने अपने टैबलेट के नीचे से मुड़ा हुआ नक्शा निकाला। पहला स्वीप फ्रॉस्ट जायंट फ्रंट लाइन से दूर पूर्व की ओर जाना चाहिए, ताकि ये देखा जा सके कि बेहतर मार्गों की तलाश के लिए क्या आ रहा है। फिर हम सूरज ढलने से पहले छिपे हुए स्काउट्स की जांच करेंगे। मैंने उन्हें एक विस्तृत क्षेत्र में काम करने की अनुमति देने के लिए सहमत कर लिया, इसलिए हम आसानी से उसी मार्ग पर वापस नहीं जा पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी होगा कि हमें कई शिविर स्थापित करने होंगे और सूरज के पहाड़ों के पीछे छिपने से पहले अपने मार्ग को पूरा करना होगा। इससे हमें अपना काम करने के लिए बहुत समय नहीं मिलता, इसलिए हमें इसे शुरू कर देना चाहिए। वह इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि फ्रॉस्ट जायंट्स के जादू ने इस क्षेत्र को उसकी प्राकृतिक स्थिति से कितना बदल दिया था। गोल्डन ड्रैगन नेशन के भीतर पहाड़ों में आमतौर पर बर्फ नहीं होती थी, लेकिन अब दोपहर के मध्य में भी तापमान 0 से नीचे था। हॉक बाहर था, दाना के बैकपैक पर बैठा था और उन दोनों को फ्लेमिंग बॉडी से घेर रहा था, जो गर्मी का एक क्षेत्र बना रहा था जिसमें अन्य खड़े थे, जबकि काल ने खुद को सक्रिय रखा और आगे बढ़ गया। आपको जल्द ही स्काउट जाना होगा, उसने पक्षी को याद दिलाया, जो अभी जादूगर के बैकपैक के ऊपर आराम कर रहा था। हॉक की गर्मी के बदले में काल ने अपनी तलवार को आग से जलाया और इसे ओफेलिया को दे दिया, जो काल के अलावा समूह में सबसे बड़ी थी, भले ही वह रूपांतरित न हुई हो। यहाँ जब तक मेरा अवरोध ऊपर है तब तक ये जलता रहेगा। यदि आप समूह के बीच में ब्लेड पकड़ते हैं तो इसका प्रभाव टीम को गर्म रखने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, और आप समूह में एकमात्र व्यक्ति हैं जिसके पास मेरे अलावा अलौकिक शक्ति है। काल ने उसे चुपचाप सूचित किया। समझ गया, मैं तुम्हारी तलवार का अच्छे से ख्याल रखूंगा। हालांकि हमें भविष्य के लिए कुछ काम करना होगा। मेरा कवच मुझे काफ़ी गर्म रखता है, लेकिन दूसरों को नियमित ब्रेक की ज़रूरत होगी, भले ही उन्होंने सर्दियों के कपड़े पैक किए हों। उसने जवाब दिया। काल ने स्वीकार किया कि गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के पास सर्दियों के लिए बढ़िया कपड़े नहीं थे, लेकिन उसने फ्लेमिंग बॉडी क्षमता को फैलाने की कला में महारत हासिल नहीं की थी, जिसे हॉक केवल स्पर्श से ही कर सकता था, इसलिए उन्हें हर कुछ घंटों में रुककर गर्म होने की ज़रूरत थी। मैं कुछ सोचूंगा, अगर आसपास गुफाएं हैं तो शायद हम उनमें से किसी एक में रात को सोने के लिए आराम से बैठ सकें। काल ने सहमति जताई। हॉक पेड़ों के पीछे से गायब हो गया और कुछ ही मिनटों में वह अपने रास्ते के पास फ्रॉस्ट जायंट्स के आने की रिपोर्ट भेज रहा था। इस समूह में 3 आरोही और 7 जागृत हैं। वे प्रशिक्षुओं की तरह दिखते हैं, हॉक ने रिपोर्ट की। आसपास कुछ और है। हॉक एक पल के लिए रुका। एक कमांडर और 2 आरोही उनसे लगभग 4 किलोमीटर आगे एक पगडंडी के साथ दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास हमारे पहले लक्ष्य हैं। 3 आरोही दिग्गजों और 7 जागृत रैंक के किशोरों के साथ एक प्रशिक्षण गश्ती दल। अगर हम इसे जल्दी और साफ सुथरा कर सकते हैं तो कमांडर के नेतृत्व में एक छोटा समूह उनसे कुछ किलोमीटर आगे है, काल ने समझाया। थोर और गोलेम सभी को रिजर्व में रखा गया था, केवल लड़ने के लिए बाहर लाया गया ताकि समूह जंगल में चुपचाप आगे बढ़ सके। काल ने कौशल साइलेंट मूवमेंट हासिल किया था, जिससे वह फ्रॉस्ट जायंट्स को सचेत किए बिना समूह के सामने से नेतृत्व कर सकता था, जिनकी गंध की भावना मनुष्य से बेहतर नहीं थी, लेकिन जंगल में सेरो या स्टोन गोलेम की आवाज़ उन्हें बहुत पहले ही पकड़ लेती थी। जब गश्ती दल नजर आया तो काल रुक गया और समूह को आगे आने का इशारा किया। राय अपने गोलेम ओफेलिया के साथ बाईं ओर आगे बढ़ेगी, थोर और दाना के गोलेम के साथ पैक की ओर क्रोध और आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाएगी। बहनों, आप दाना के साथ हैं, बस उन्हें उपचार की सीमा में रखने के लिए पर्याप्त करीब पहुंचें। मैं दाईं ओर चक्कर लगाऊंगा और जब उन्हें लगेगा कि वे मुसीबत में हैं तो उन्हें भागने से रोकूंगा। काल ने फुसफुसाया। उसके पास धनुष चलाने का ज़्यादा प्रशिक्षण नहीं था, लेकिन इस धनुष को इसकी ज़रूरत नहीं थी। एक बार जब आप इसे सक्रिय करते हैं और जादुई डोरी खींचते हैं तो यह आपको मानसिक रूप से यह आभास देता है कि तीर कहाँ लगेगा।
काल चुपचाप पेड़ों के बीच से भागा, टेसा के थोर पर सवार होकर युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गया, साथ ही ओफेलिया अपने आधे भालू के रूप में उनके साथ साथ दौड़ रही थी। गोलेम अभी भी थोड़े धीमे थे और 1 या 2 सेकंड बाद पहुंचेंगे, लेकिन इससे काल को क्रिस्टलीय धनुष के साथ अपने पहले कभी युद्ध शॉट के लिए तैयार होने का समय मिल गया। काल द्वारा धनुष खींचने की हरकत करते ही धनुष की डोरी दिखाई दी और जब उसने निशाना साधा तो ठोस क्रिस्टल लचीला हो गया। चूंकि यह पहली बार के लिए एक दिन था, इसलिए काल ने रेमी की चेन लाइटनिंग का उपयोग करने का फैसला किया, जो एक ऐसा कौशल था जो उसने नागा स्पिरिट स्नैक को बांधने से प्राप्त किया था। इससे तीर ऊर्जा से चटकने लगा और काल ने छोड़ा, छाती में निकटतम विशाल वर्ग को मारते हुए जैसे ही वह क्षेत्र को स्कैन करने के लिए मुड़ा। कौशल जो उसने प्राप्त किया, नागा स्पिरिट स्नैक को बांधना। इसने तीर को ऊर्जा से भर दिया और काल ने तीर छोड़ा, बिजली पूरे समूह में फैल गई, जिससे वे हिल गए और आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो गए, जैसे कि उन्हें एक तेजस से मारा गया हो, जिससे थोर के चार्ज ने एक विशालकाय की फिमर को चकनाचूर कर दिया, जबकि टेसा की फ्लैंड गदा सुनहरी रोशनी से चमक उठी और उसके उरोस्थी को कुचल दिया। दिग्गजों को यह एहसास होने से पहले ही राय वहां पहुंच गई थी कि क्या हो रहा है, और ओफेलिया के पास काल की तलवार के एक झटके के लिए ही समय था, जिसने फ्रॉस्ट जायंट की छाती में गहरी चोट पहुंचाई, इससे पहले कि सब कुछ मर जाता। काल समूह में फिर से शामिल होने गया और टेसा ने उसे उत्साहपूर्वक अंगूठा दिखाया। क्या ये रेमी का कोई नया कौशल था? मुझे ये पसंद है। दुश्मन को अचेत करना लड़ाई को बहुत आसान बना देता है। युद्ध पादरी ने उसे बधाई दी क्योंकि राय ने शवों को खंगालना शुरू कर दिया, लूट को खाली कर दिया और फिर अपनी कला प्रदर्शनी के लिए शवों को चुरा लिया। एक एक हॉक और रैमी को मिला, इसलिए वे शिकायत नहीं कर सकते थे, लेकिन बाकी को राय के डायोरमा के लिए पेड़ों पर लटका दिया जाना था। मुझे नहीं पता था कि यह उन्हें अचेत कर देगा। मैं बस नुकसान पहुंचाने के लिए जा रहा था। हालांकि उस तीर ने मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा जोर से मारा। इसने कवच और फ्रॉस्ट जायंट को छेद दिया। जरूर ये जागृत था, लेकिन फिर भी। काल ने उत्तर दिया। बर्फ पर बहुत सारा खून था, लेकिन रैमी के पास इसे ठीक करने की एक योजना थी। एक बार जब समूह दूसरे समूह की ओर बढ़ने लगा, कमांडर 2 आरोही फ्रॉस्ट जायंट्स के साथ, उसने युद्ध के मैदान पर एक बर्फीला तूफान फेंका, जिससे नीला खून जम गया और बर्फ की एक नई परत में ढक गया। यह उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त था कि किसी को भी संदेह नहीं होगा कि कोई लड़ाई थी, जब तक कि वे वास्तव में स्थान पर कदम नहीं रखते और खून को प्रकट नहीं करते। वह एक सफाई विशेषज्ञ नहीं थी, लेकिन अपने शिकार को दृष्टि से छिपाना उसके दिमाग में एक अच्छा अभ्यास था। जब काल अपनी स्थिति पर पहुंचे तो दूसरा समूह उनसे दूर था, इसलिए उसने दूसरों का इंतजार नहीं किया और नेता की पीठ में एक तीर छोड़ दिया। चेन लाइटनिंग फैल गई, जिससे अन्य धीमे हो गए, लेकिन कमांडर ने इसे टाल दिया। ये गुस्से में दहाड़ने लगा और छाती पर एक तीर को पकड़ने के लिए समय पर मुड़ गया, जिससे खून का फव्वारा निकल गया और तीसरा तीर दूसरे से केवल कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर लगा। अब तक बाकी 2 जमीन पर तड़प रहे थे और स्पाइडर गोलेम काम खत्म करने के लिए दौड़ पड़े। जल्दी करो और अपने निशान छिपाओ, उस चिल्लाहट ने इस तरफ और गश्ती दल ला दिए। हॉक ने चेतावनी दी क्योंकि रे ने शव उधार लिए और काल ने वह उठाया जो उसके स्थान पर नहीं लाया जा सका। रैमी, युद्ध के मैदान में अपना जादू चलाओ। ओफेलिया, ये तुम्हारे लिए हैं। विशाल शक्ति के वम्ब्रेस। मेरे पास पहले से ही 2 शक्ति प्रकार की वस्तुएं हैं, इसलिए ये सभी तुम्हारी हैं। तुम युद्ध में इनका अच्छा उपयोग करोगे। काल ने फुसफुसाते हुए समूह को बर्फानी तूफान से पीछे हटने का इशारा किया। अध्याय 262 फ्रॉस्ट जायंट्स का शिकार। हॉक ने उन्हें कुछ मिनटों के लिए दूर ले गया, फिर उन्हें कमजोर गश्ती दल में से एक पर हमला करने के लिए बाएं मुड़ने का निर्देश दिया। मजबूत समूह चिल्लाहट की ओर चले गए थे, जबकि कमजोर समूह अपने मिशन पर आगे बढ़ गया था। उस दिन हिट एंड रन खेल का नाम था और काल जितना संभव हो उतना नुकसान करने और जितने संभव हो उतने समूहों को गायब करने का इरादा रखता था। दूसरा जागृत समूह पहले की तुलना में और भी अधिक आसानी से नीचे चला गया, क्योंकि काल को अपने धनुष की आदत हो गई थी और अन्य लोग प्रिंस कॉबिन या एलिस के बिना एक साथ काम करने के आदी हो गए थे। स्पेलब्लेड और उनकी तेज चाल और जादू के बिना समूह ने लड़ने के तरीके को बदल दिया, जैसा कि काल के पास होने के बजाय दूरी पर होने से हुआ। दिलचस्प बात यह है कि ओफेलिया ब्लेड को काल की तरह स्टो नहीं कर सकती थी, लेकिन युद्ध में इसका इस्तेमाल करने के लिए उसके पास कोई प्रतिरोध नहीं था और इसने काल को उसके पास मरने वाले राक्षसों से ऊर्जा हस्तांतरित की। यह उसकी अपेक्षा से कहीं बेहतर था और काल की फ्रॉस्ट जायंट्स को अचेत करने या धीमा करने की नई क्षमता के साथ एक बड़े हथियार का उपयोग बरसेकर की उत्तरजीविता में बाधा नहीं था। रैमी ने बाहर आकर अपनी आंखों से चीजों को देखने से इनकार कर दिया था। वह एक राक्षस थी, लेकिन एक ठंडे खून वाली, और उसे ठंड से बचने के लिए मैना जलाना होगा। वह अपनी शक्तियों को केवल इतना ही बढ़ा सकती थी कि जब जरूरत हो तो बर्फीला तूफान डाल सके, और यह उसके लिए पर्याप्त था क्योंकि वह अपने दलदल की उष्णकटिबंधीय गर्मी में छिपी हुई थी। इसके बारे में सोचते हुए काल को एहसास हुआ कि बाकी लोग ठंडे हो रहे थे, इसलिए उसने हॉक को निर्देश दिया कि वह उन्हें छिपने और फिर से गर्म करने के लिए कहीं ढूंढे।
उत्तर की ओर जाओ, वहां पहाड़ों में एक छोटी सी गुफा है। ये सूखी और खाली दिखती है। हॉक ने निर्देश दिया। मेरे पीछे आओ, आगे एक गुफा है और हम थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर से बाहर निकलने से पहले गर्म हो जाएंगे। ये ठंड अप्राकृतिक है और मैं नहीं चाहता कि किसी को भी शीतदंश हो। काल ने निर्देश दिया। हॉक बाहर एक पेड़ पर बैठ गया, जबकि वे दाना की बाधाओं में से एक के पीछे गुफा में छिप गए। इसमें प्रिंस कॉबिन की तरह भ्रमकारक नहीं था, लेकिन गुफा के प्रवेश द्वार को आंशिक रूप से अस्पष्ट करने वाली बेलें थीं और बाधा किसी भी आसपास के राक्षसों को अंदर से उनकी गंध नहीं आने देती थी। काल ने छोटी गुफा को गर्म करने के लिए तलवार से गर्मी बढ़ा दी और उन लड़ाइयों को नोट करने के लिए अपना नक्शा निकाला जिनमें वे शामिल थे। निर्देश थे कि दिन में एक बार से अधिक रिपोर्ट न करें और केवल आपके किसी स्थान से आगे बढ़ने से ठीक पहले, अगर फ्रॉस्ट जायंट्स ने संचार को ट्रैक करने का कोई तरीका खोज लिया हो। उनके पास ऐसी कोई तकनीक या वास्तव में कोई भी तकनीक नहीं थी, लेकिन अगर उनके हाथ सैन्य रेडियोफोन में से एक पर लग जाता तो वे आसपास के सभी संदेशों को डिक्रिप्ट कर सकते थे या सिग्नल के स्रोत को भी ट्रैक कर सकते थे। यह उन टीमों के लिए विनाशकारी हो सकता था जो मैदान में काम कर रही थी, इसलिए मानक प्रक्रिया ये थी कि संदेश भेजा जाए और फिर उस क्षेत्र को छोड़कर आगे बढ़ा जाए जहां वे टीम को ट्रैक कर सकें। बेशक यह मुख्य लाइनों के लिए मायने नहीं रखता था, क्योंकि वे किसी से छिप नहीं रहे थे, लेकिन काल की टीम के लिए गुमनामी उनका दोस्त थी। यहाँ तक कि गिरे हुए फ्रॉस्ट जायंट्स के शवों को इकट्ठा करने और रेमी द्वारा क्षेत्र को नई बर्फ से ढकने में सक्षम होने से भी दुश्मन के लिए उनकी गतिविधियों को ट्रैक करना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाएगा। उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी टीमें गायब हैं जब वे अगले यादृच्छिक अंतराल पर हॉर्न नहीं बजाते हैं, लेकिन वे आसानी से उनसे टकरा भी नहीं पाएंगे। हॉक, हमारे पास क्षेत्र में और क्या है? काल ने पूछा जब समूह फिर से गर्म होने लगा था। कुछ भी करीब नहीं। अंधेरा होने में आपके पास केवल 1.5 घंटा बचा है और निकटतम समूह अब आपसे 6 किलोमीटर से अधिक दूर है। ठीक है, आप आराम करने के लिए अपने स्थान पर आ सकते हैं या पेड़ पर रह सकते हैं, जो भी आप चाहें। हम रात को यहीं रुकेंगे और फिर सुबह फिर से शिकार पर जाएंगे। काल ने सहमति जताई। सबका दिन छोटा है। अंधेरा होने से पहले शिकार करने के लिए कुछ भी इतना नज़दीक नहीं है, इसलिए हॉक ने सलाह दी है कि हम यहीं रहें। हम सुबह निकलेंगे और काम पर वापस लौटेंगे, काल ने समझाया। इस यात्रा पर उनके पास 2 संचार उपकरण थे, आपातकालीन फ़ोन और मानक ओपन चैनल रेडियो। पहला सुरक्षित रूप से उनके पैक में संग्रहित था, लेकिन दूसरा काल के कवच में रखा हुआ था, जिसमें से एक कान में यज्ञ था। इस तरह ये किसी और के लिए या आसपास के दुश्मनों के लिए सुनने के लिए पर्याप्त जोर से नहीं था, लेकिन वह उनके आसपास क्या हो रहा है इस पर अपडेट रह सकता था। युद्ध रेखाएं सक्रिय थीं, लेकिन उस दिन कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, बस कुछ झड़पें हुईं। वह जिस चीज़ का इंतजार कर रहा था वह दुश्मन की सेना के वापस आने या फिर से तैनात होने की रिपोर्ट थी, जिसका मतलब था कि उनके गश्ती क्षेत्र में और भी दुश्मन आ सकते थे। जब तक फ्रॉस्ट जायंट्स मुख्य युद्ध रेखाओं पर व्यस्त रहेंगे तब तक उसे यहाँ केवल स्काउट से ही निपटना होगा। लेकिन उनके मिशन का दूसरा हिस्सा भी था, और वह ये निर्धारित करने का प्रयास करना था कि वे अपने राष्ट्र से बाहर जमे हुए क्षेत्र को कैसे फैला रहे थे और गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र में कैसे। उम्मीद थी कि यह किसी प्रकार का उपकरण था जिसे नष्ट किया जा सकता था, जिससे मौसम सामान्य हो जाता और फ्रॉस्ट जायंट्स को नुकसान होता। गश्ती दल के भीतर इसका कोई संकेत नहीं था और वे जमे हुए क्षेत्र के भीतर अच्छी तरह से तैनात थे, इसलिए यदि यह कुछ ऐसा था जो अग्रिम के किनारे के पास हुआ था तो यह उनकी पहुंच से परे होगा। लेकिन वे जो कर सकते थे वह फ्रॉस्ट जायंट स्काउट्स पर तब तक हमला करना था जब तक कि वे इस क्षेत्र में और अधिक सैनिकों को भेजना शुरू नहीं कर देते, जिससे उनकी अग्रिम पंक्तियां कमजोर हो जाती और काल और अन्य लोगों को घर वापस आने के बाद भारी मात्रा में पुरस्कार अर्जित करने का मौका मिलता। एक तैनाती में कमांडर से आगे बढ़ने में सक्षम होने का सपना देखना पागलपन था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते थे। एक के लिए उन हत्याओं का श्रेय था जिन्हें वे संसाधनों के लिए व्यापार कर सकते थे, और दूसरा कौशल मास्टर अपग्रेड था जिसे काल ने डिंगॉन हंट के दौरान चुना था। स्किल मास्टर रैंक 2 केवल स्किल मास्टर क्षमता वाले लोगों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। अभ्यास के साथ सीखे गए कौशल को बॉन्डेड पार्टनर की वर्तमान रैंक से एक रैंक ऊपर सुधारने की अनुमति देता है। इस मिशन पर उनका यही लक्ष्य था। जानवर अपने कौशल का लगभग लगातार उपयोग करने वाले थे और अपने युद्ध कौशल का विस्तार करने के नए तरीके खोज रहे थे। इसका मतलब था अभ्यास के भरपूर अवसर और संभावना कि कमांडर रैंक के कौशल में से एक वास्तव में एक रैंक से शक्ति में सुधार कर सकता है। अगर राय के गोलेम में सुधार हुआ तो उनके पास रॉयल रैंक की कम लड़ाकू शक्ति जैसी कुछ होगी, राय के खुद के सुधार का इंतजार किए बिना। फिर जब वह सुधरेगी तो कौशल उसके साथ साथ सुधरेगा और वह और भी घातक हो जाएगी। या शायद ये थोर की ताज़ा बिजली या हॉक की लौ शरीर होगी जो पहले उन्नत होगी, क्योंकि दोनों लगातार उपयोग में थे। अभ्यास की स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी, इसलिए इसका मतलब ये हो सकता है कि इसे सक्रिय रूप से सक्रिय रखने की कोशिश न की जाए।
हालांकि थोर ने साबित कर दिया था कि वह इसमें सुधार कर रहा था जब उसने अपने कौशल को सभी तक विस्तारित करना सीखा और टीम के उपचारक के रूप में अपनी इच्छित भूमिका में कदम रखा। टेसा ने तलवार को गुफा के फर्श पर सपाट रखा और काल को गर्मी बढ़ाने का इशारा किया। अंदर पहले से ही काफी गर्मी थी, लेकिन वह उनके कीमती ईंधन के कनस्तरों को बर्बाद नहीं करना चाहती थी, और यहाँ खाना पकाने के लिए आग जलाने के लिए कोई लकड़ी नहीं थी। ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा हूँ जिससे रात के खाने का कार्यक्रम गड़बड़ा जाए। हमें फिर से आगे बढ़ने से पहले एक लंबी रात है, लेकिन जब तक आप खाना बनाते हैं हमें इन समूहों से निपटने के लिए एक बेहतर योजना बनानी चाहिए। मैं सोच रहा हूं कि हम कल सुबह के समय हॉक को एक बड़े क्षेत्र में स्काउट करने के लिए कहें, और फिर वह हमें उनके सामान्य आंदोलन पैटर्न के बारे में सूचित कर सकता है और जहां वे होने की संभावना है, ताकि हम उन्हें खोजने में समय बर्बाद न करें। हम बाहर जा सकेंगे, शिकार कर सकेंगे और फिर वापस कहीं गर्म जगह पर आराम करने के लिए लौट सकेंगे। फिर हम फिर से बाहर निकलेंगे, काल ने सुझाव दिया। लोट्स ने सिर हिलाया। यह कोई बुरा विचार नहीं है। अगर हमें पता हो कि हमें बाद में वापस उसी जगह जाना है, तो हम राय से पहले ही एक जगह तय करवा सकते हैं। इससे हम बिना किसी प्रतीक्षा के सीधे अंदर जा सकेंगे। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि किले सबसे अच्छा विकल्प होंगे। वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और कपड़े के किले में रात बिताना, यहाँ तक कि ब्लेड से भी गर्मी पाना, शायद सबसे आरामदायक बात न हो। अगर हम उन गुफाओं में वापस जा सकते हैं जिन्हें हम ठीक से गर्म कर सकते हैं, तो ये सबसे अच्छा हो सकता है। लेकिन एक गर्म तंबू की तरह किले को गर्म रखना संभव है। राय ने कुछ देर इस बारे में सोचा। अगर मैं किले को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई परतों को दोगुना कर दूं, तो हम हवा को बाहर रख सकते हैं और फर्श सभी के शरीर के नीचे गर्म रहेगा। इससे हवा कम रहेगी और ब्लेड अंदर से गर्म रहेगा। राय कहती है कि वह एक किला बना सकती है जो पर्याप्त गर्म होगा। सुबह हॉक के स्काउट करने के बाद हम कल आराम करने के लिए जगह बनाने की योजना बनाना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है कि पेड़ों में छिपी गुफाओं और किलों के बीच स्विच करना एक स्मार्ट कदम होगा, ताकि फ्रॉस्ट जायंट्स को यह अनुमान लगाने में आसानी न हो कि हम कहाँ छिपे हो सकते हैं। उनके गश्ती दल को खत्म करने के कुछ और दिन बाद वे इसके बारे में कुछ करने की कोशिश शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय 263 दिग्गजों को ताना मारना। अगली सुबह की स्काउटिंग रिपोर्ट से पता चला कि फ्रॉस्ट जायंट्स ने काल की अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेजी से समस्या को पकड़ लिया था। वे विशेष रूप से बुद्धिमान होने के लिए नहीं जाने जाते थे, लेकिन आज सुबह क्षेत्र में 20 से कम टीमें नहीं थीं और ऐसा लग रहा था कि वे लापता टीमों की व्यवस्थित खोज कर रहे थे। हॉक की रिपोर्ट से वे सुबह सुबह ही रिजलाइन के साथ फैल गए थे और वे घाटी से होते हुए दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे और अब गुफा से आगे निकल गए थे। अगर टीम 20 मिनट में बाहर निकल जाती तो वे पीछे से दिग्गजों पर हमला करते और पीछे हटने से पहले वे कई समूहों को जल्दी से मार सकते थे। ये काल को एक अच्छी योजना लगी। अगर वे एक समूह के रूप में खत्म करने के लिए मजबूत समूहों में से एक को चुनते, तो राय अपने गोलेम का उपयोग करके पास के एक कमजोर समूह को खत्म कर सकती थी, जो उनके आरोही नेता से शुरू होता, जिससे जागृत दिग्गज प्रशिक्षु असहाय हो जाते। मैं भी खेल सकता हूँ, हॉक ने सुझाव दिया। सच है, लेकिन आप हमारे स्काउट हैं। मैं नहीं चाहता कि वे तुम्हें लापता दिग्गजों के साथ जोड़ें। क्या तुम इसे पर्याप्त सफाई से कर सकते हो? काल ने पूछा। कोई समस्या नहीं, मैं उनके तुम्हारे इतने करीब आने का इंतजार करूंगा कि मैं शवों को अपने स्थान पर फेंक सकूं। हमें सभी अतिरिक्त फ्रॉस्ट दिग्गजों के बारे में कुछ करने की ज़रूरत है, इससे पहले कि वे रास्ते में आने लगें। हॉक ने उसे याद दिलाया। ओह, इसके बारे में चिंता मत करो। मेरे पास उनसे छुटकारा पाने की एक योजना है, जो ये सुनिश्चित करेगी कि जब मुख्य पंक्ति आगे बढ़ने का फैसला करेगी तो दिग्गज अराजकता में होंगे। काल ने समूह को गुफा से बाहर निकालकर निकटतम शक्तिशाली समूह की ओर ले गया, जिसके दोनों ओर 2 कमजोर समूह थे। गश्ती पंक्ति घाटी के उस पार तक इसी तरह चलती रही जहां वे काम कर रहे थे। एक समूह जिसका नेतृत्व एक कमांडर कर रहा था और फिर 2 समूह आरोही और जागृत थे। इससे कमांडर और उसके छोटे समूह को कमजोर समूहों पर किसी भी हमले पर प्रतिक्रिया करने के लिए वास्तविक रूप से समय मिल जाना चाहिए था, लेकिन काल की फूट डालो और जीतो रणनीति के साथ ये जानवरों के लिए एक भोजन कार्यक्रम बनने वाला था। रैमी कमांडर रैंक के भोजन की मात्रा से पहले से ही बहुत खुश थी, जिसे वह खुद खा सकती थी, क्योंकि वह अपने शरीर के लड़ने के आकार तक बढ़ने का इंतजार कर रही थी, जहां वह अपने शिकार को कुचलकर निगल सकती थी। यह एक जहरीले सांप के लिए एक अजीब तर्क था, लेकिन वह उन्हें काटने के बाद भी इसी तरह खाना पसंद करती थी। काटना वास्तव में स्पिरिट स्नैक के लिए एक अंतिम उपाय था, क्योंकि उसने जोर देकर कहा कि इससे भोजन का स्वाद अजीब हो जाता है, लेकिन अगर उसे खतरा था और उसका जादू पर्याप्त नहीं था, तो उसे शारीरिक रूप से हमला करने में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अधिकांश भाग के लिए वह अपने छिपने की जगह से बाहर नहीं आई और लड़ाई के बाद बस अपना सिर बाहर निकालकर ब्लिज़ार्ड का जादू चलाती थी। रैमी, तुम्हारा ब्लिज़ार्ड मंत्र कितने समय तक चल सकता है? काल ने पूछा। अगर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी तो करीब 5 मिनट, फिर मैं इसे फिर से डालूंगी, उसने जवाब दिया।
उस स्थिति में इसे लड़ाई की शुरुआत में डालो और जब हम दूर चले जाएं तो इसे जारी रहने दो। इसे समूह के केंद्र में रखो और ये लड़ाई और हमारे पैरों के निशान दोनों को छिपा देगा ताकि दूसरे समूह हमें आसानी से न ढूंढ सकें। समझ गया बॉस। अगला समूह अभी नज़र में आ ही रहा था कि काल ने राय के विचारों में बदलाव देखा। आने वाले अंधेरे से कांप उठना। वह अपने असहाय लक्ष्यों पर हंस रही थी। राय ने अपना समूह ढूंढ लिया है, चलो काम पर लग जाएं। रेमी, तुम उठ गई हो, हमें छिपाए रखो, काल ने निर्देश दिया। वह थोर के साथ आगे बढ़ा और बर्फीले तूफान से क्षतिग्रस्त हो रहे फ्रॉस्ट जायंट्स की दहाड़ घाटी में गूंज उठी। यह शायद उसका सबसे अच्छा निर्णय नहीं था, लेकिन जब वह युद्ध के लिए गया तो वे पहले से ही क्षतिग्रस्त थे और दाना के जुड़वां गोलेम को दो आरोही फ्रॉस्ट जायंट्स को रोकने में कोई समस्या नहीं थी। जबकि काल ने कमांडर की छाती में तीर चलाए और थोर ने इसे समूह के किसी भी अन्य सदस्य के पीछे जाने से रोक दिया। ओफेलिया को फ्रॉस्ट जायंट्स में से एक के साथ गोलेम की सहायता करने में कोई समस्या नहीं थी और यहाँ तक कि टेसा भी उतर गई थी और हाथापाई की सीमा में आगे आई थी अपने गदा से हमला करते हुए, जबकि दाना ने मैजिक मिसाइल और काल की चेन लाइटनिंग ने दिग्गजों को धीमा कर दिया। काल ने महसूस किया कि दिग्गजों के दो समूह उसके स्थान पर पहुंच गए हैं, एक हॉक से और दूसरा राय से। यह उनके आगे बढ़ने का संकेत था और काल ने जल्दी से दिग्गजों से मूल्यवान कुछ भी छीन लिया और लाशों को रेमी के ज़्यादातर खाली दलदल में फेंक दिया। टेसा ने ज़मीन पर पड़ी चीज़ों की पहचान की और जादुई चीज़ों को थैलियों में भरकर थोर की पीठ पर लटका दिया। हम उन्हें बाद में छांट सकते हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं? उसने पूछा। उन जैसे 3 और समूह यहाँ आने वाले हैं। रेमी हमारी हरकतों को छिपाने के लिए बर्फीला तूफान चालू रखे हुए है और हॉक उनके नज़दीक आने पर उनके ठिकानों की तलाश कर रहा है, काल ने समझाया। समूह उसी संरचना में चले गए थे जिस पर उन्होंने हमला किया था। कमज़ोर समूह किनारों पर थे और मजबूत समूह बीच में था क्योंकि वे हमलावरों की तलाश कर रहे थे। पिछली बार जैसा ही पैटर्न। टेसा, क्या तुम थोर की सवारी करके युद्ध में जाना चाहती हो? काल ने पूछा। बहुत बढ़िया लगता है। मैं कमांडर से शुरू करूंगा और दाना अपने हमलों को एक आरोही पर केंद्रित कर सकती है जबकि भालू दूसरे को ले जाएगा। टेसा ने सहमति जताई। ओफेलिया ने योजना पर प्रसन्नतापूर्वक बड़बड़ाया। अभी भी बेर्स्कर क्रोध में फंसी हुई थी और अभी भी अपने आधे भालू रूप में बदल गई थी। जैसे जैसे वह लड़ती गई उसके चारों ओर जमीन पर छोटे छोटे लकड़ी के टोटेम दिखाई देने लगे। काल को यकीन नहीं था कि वे बफ थे या किसी तरह का कौशल, लेकिन वे 10 सेकंड के बाद गायब हो गए और ऐसा लग रहा था कि उनका असर किसी और पर नहीं पड़ा सिवाय उसके। रेमी अपने छिपने की जगह से बाहर निकली और काल के कवच में चढ़ गई, जिससे उसका सिर्फ सिर खुला रह गया। वह इतना गर्म था कि वह आराम से लड़ सकती थी और इतना सुरक्षित था कि वह नीचे गिरकर बर्फ में नहीं गिरेगी। अब उनके पास काल के तीरों पर कमांडर रैंक के संस्करण के साथ जाने के लिए आरोही रैंक पर एक अतिरिक्त चेन लाइटनिंग था। ठंड से होने वाले नुकसान के प्रतिरोध वाले प्राणियों के लिए बर्फीला तूफान क्षति इतनी नगण्य होने के कारण दिग्गजों को मुश्किल से यह समझ में आया कि वे गंभीर संकट में थे, इससे पहले कि वे लकवाग्रस्त हो गए और कट गए। 2 और बैच के शव अंतरिक्ष में प्रवेश कर गए और काल ने हॉक को लाइन के नीचे स्काउटिंग करने के लिए भेजा ताकि किसी भी अन्य समूह के लिए स्थान मिल सके जो लड़ाई के लिए सतर्क हो सकते थे। वे सभी अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। क्या मुझे कुछ इस तरह से लाना चाहिए या फिर हम फिर से उसी तरह से घात लगाएं? हॉक द्वारा समूहों के स्थान की रिपोर्ट करने पर राय ने पूछा। वही पैटर्न, हमारे पोजीशन में आने का इंतजार करें, काल ने निर्देश दिया। लेकिन तुम बहुत धीमे हो, तुम मेरे पीछे क्यों नहीं भागते और मैं तुम्हारे स्पेस में फेंकने के लिए सभी कमज़ोर लोगों को निकाल दूंगा, फिर हम कमांडरों के लिए समूह में वापस आ सकते हैं, राय ने सुझाव दिया। क्योंकि हम समूह के बाकी लोगों को असुरक्षित नहीं छोड़ सकते। इस समूह के आकार और संरचना का एक कारण है, काल ने उसे याद दिलाया। अगर मैं 100 मीटर से ज़्यादा की दूरी से स्पेस तक पहुंच सकता तो ये बहुत आसान होता, राय ने शिकायत की। शिकार जारी रखने के लिए उत्सुक, जो तुम्हारे पास है उसी से काम करो। अगर हम कर सकते हैं तो हम आज पूरी लाइन को साफ कर देंगे और फिर कहीं गर्म जगह पर चले जाएंगे, काल ने निर्देश दिया। यही वह प्रेरणा थी जिसकी राय और हॉक को मिशन से हटकर कमज़ोर समूहों का खुद शिकार करना शुरू करने की ज़रूरत थी। काल के पहले कमांडर तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने कमज़ोर समूहों को हटा दिया था और अगले जोड़े पर चढ़ना शुरू कर दिया था, बर्फ से ढके पेड़ों के बीच से दौड़ते हुए ताकि पता न चले और फिर अपने असहाय शिकार पर क्रूरता से घात लगाएं। रैमी सफाई ड्यूटी पर लगी हुई थी। उसने अपने ब्लिज़ार्ड को जितना संभव हो सके उतना फैलाया, शवों को इकट्ठा करते हुए। काल शवों को भागने की पूरी कोशिश कर रहा था क्योंकि समूह जानवरों की उग्र जोड़ी का पीछा कर रहा था। वे इतनी जल्दी में क्यों हैं? ओफेलिया ने पूछा जब वे दिन के अपने 5वें समूह में पहुंचे, जो पहले से ही पीछे की ओर खड़े थे, दोनों तरफ से हमले के तहत अन्य समूहों की सभी चिल्लाहट के बाद पहले से ही पागल और सतर्क थे। मैंने उनसे वादा किया होगा कि एक बार लाइन साफ हो जाने के बाद हम रात के लिए कहीं गर्म जगह पर जा सकते हैं, काल हंसा। ठीक है,
यह मुझे अच्छा लगता है, लेकिन कास्ट हमेशा इस गति को बनाए रखने में सक्षम नहीं होंगे। भले ही वे ज़्यादातर समय थोर पर सवार हों, इतना जादू उन्हें मानसिक रूप से थका देगा। काल ने सिर हिलाया। हमारा काम लगभग पूरा हो चुका है। जब हम इस समूह को हटा लेंगे तो मैं दोनों गुंडों को वापस बुला लूंगा और फिर हम बर्फ में छिपकर रात बिताने के लिए एक अच्छी जगह की तलाश कर सकते हैं। अध्याय 264 थोर के लूट के बैग। जब तक उन्होंने आखिरी युद्ध क्षेत्र को साफ किया, थोर के पास के बैग लूट से भर गए थे और वह लड़ाकू पालतू जानवर की तुलना में एक पैक खच्चर की तरह लग रहा था। उन्होंने आज इतने सारे फ्रॉस्ट जायंट्स को मार डाला था कि वे दूर से भी जादुई दिखने वाली किसी भी चीज़ को पकड़ने से खुद को नहीं रोक पाए, ताकि बाद में उसे पहचान सकें और छांट सकें। फ्रॉस्ट जायंट स्काउट्स को अच्छे गियर के साथ युद्ध में भेजा जाना चाहिए था, और वह गियर उस समूह के बहुत करीब होगा जिसकी उन्हें उनसे लड़ने के लिए ज़रूरत थी। ये वह अग्नि तत्व हमला गियर नहीं होगा जो वे चाहते थे, लेकिन अगर कवच के कुछ टुकड़े भी बंधे जा सकते हैं, और यह मानते हुए कि कुछ विशालकाय शक्ति प्रकार के जादू हैं, तो वे बहुत बड़ा लाभ कमा सकते हैं। हॉक ने उन्हें अपने स्काउटिंग मिशन पर एक अपडेट भेजा। दक्षिण में 4 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ी गुफा है। ये रात के लिए एकदम सही रहेगा। यह उन्हें उस जगह के सामने भी रखेगा जहां गश्ती लाइनों का वध किया गया था, इसलिए यह असंभव होगा कि अगले दिन सुदृढ़ीकरण वहां से शुरू होगा जहां उनके स्काउट्स को मारने वाले मनुष्यों की तलाश होगी। जब वे गुफा की ओर जा रहे थे, काल ने रेडियो पर परेशान करने वाली खबर सुननी शुरू कर दी। फ्रॉस्ट जायंट्स फिर से तैनात हो रहे थे और इस घाटी में बड़ी संख्या में सैनिकों को भेज रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके प्रयास बेकार हो गए थे और अब दुश्मन को लगा कि यहाँ एक बड़ी सैन्य शक्ति है। बेशक, जब वे घाटी में एक बड़ी सेना भेज रहे थे तो गोल्डन ड्रैगन नेशन भी घाटी के दूसरे छोर पर एक पूरी तोपखाना रेजिमेंट भेज रहा था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फ्रॉस्ट जायंट्स लाइनों से आगे न बढ़ें। इससे उनका छिपने का स्थान नो मैंस लैंड के बीच में आ गया, जहां अगले दिन तोपखाने की बमबारी होने की संभावना थी। ऐसा लगता है कि हमें कुछ और घंटों तक ठंड में रहना होगा। जब तक हॉक आपको घाटी के दक्षिणी छोर पर छिपने की नई जगह नहीं मिल जाती, तब तक दक्षिण की ओर बढ़ते रहें। सेना यहाँ तोपखाने को फिर से तैनात कर रही है और मैं बमबारी के बीच में नहीं फंसना चाहता। काल ने स्थिति को पूरी तरह से समझने के बाद समझाया। तुम ऐसा लग रहा हो जैसे तुम नेतृत्व नहीं करोगे, लोट्स ने कहा। अगले 1 घंटे तक मैं नेतृत्व नहीं करूंगा। मैं हॉक के मार्गदर्शन का पालन करते हुए तुम्हारे पास वापस आऊंगा और तुम्हारे पास अतिरिक्त सुरक्षा के लिए रे और थोर हैं। मेरे साथ रैमी है जो मेरी हरकतों को छिपाएगा। मैं फ्रॉस्ट जायंट्स की प्रगति को धीमा करने के लिए एक विकर्षण लगाने जा रहा हूं। काल ने समझाया। ठीक है, जल्द ही मिलते हैं। हम में से कोई भी इतनी तेजी से नहीं दौड़ सकता कि किसी भी तरह से तुम्हारे साथ रह सके। टेसा ने मजाक किया। ये सच था और उसके पास साइलेंट मूवमेंट था, इसलिए उसे हंगामा करने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। योजना क्या है? क्या हम बर्फानी तूफान से उन पर घात लगाने जा रहे हैं और बस धमाके के साथ दिग्गजों के झुंड को मार गिराएंगे? रैमी ने पूछा जब काल उस बिंदु की ओर भागा जहां दिग्गजों को घाटी में प्रवेश करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आप देख रहे हैं कि हमारे पास सभी प्रकार के अतिरिक्त आरोही और जागृत रैंक फ्रॉस्ट जायंट बॉडीज हैं। हम उन सभी को घाटी के उस छोर पर ढेर करने जा रहे हैं और दिग्गजों को गर्म रखने के लिए अलाव जलाएंगे। ओह, हम माफ़ी मांगने के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। यह आपकी दयालुता है, रैमी ने गर्व से उत्तर दिया, ये सोचकर कि वे दुश्मन के लिए एक अच्छी बात कर रहे थे। फ्रॉस्ट जायंट आग से डरते हैं और गर्मी उन्हें दर्द देती है। क्षमा करें, रैमी। एक पल के लिए वह निराश हुई कि वे अच्छा काम नहीं कर रहे थे, फिर उसने फैसला किया कि उन राक्षसों के लिए दुखी होना उचित नहीं है जो एक पक्षी से लड़ाई हार जाते हैं। खैर, वे अपने अधिकांश मृतकों को वापस पा लेते हैं, इसलिए वे बहुत नाराज नहीं हो सकते, है न? भले ही यह उनका सामान्य अनुष्ठान न हो। ये सच है, वे अधिकांश शव वापस पा रहे हैं। ये भोले युवा सांप को योजना के साथ खेलने के लिए पर्याप्त आश्वासन था और अपने बर्फीले तूफान को सबसे कम सेटिंग पर सक्रिय रखता था, जिससे एक बर्फीला तूफान बनता था जो केवल सामान्य रैंक के राक्षसों को ही नुकसान पहुंचाता था। इसने बहुत सारी बर्फ गिराई और हवाएं एक बड़े क्षेत्र में तेज थीं, इसलिए यह उनके चले जाने के बाद उनकी हरकत को छिपा देगी, क्योंकि काल उन्हें दर्रे के मुहाने तक ले जा रहा था। ये वह स्थान है, आप शवों को एक विशाल पहाड़ी पर ढेर करना शुरू करें और मैं आग जलाने के लिए कुछ पेड़ काट दूंगा। काल ने निर्देश दिया। जब आप जलती हुई ब्लेड से सूखी लकड़ियों को काट रहे थे, तब आग जलाना एक सरल कार्य था और कुछ ही मिनटों में काल ने एक अच्छी गर्म आग जला दी और रैमी उसके चारों ओर शवों का ढेर लगा रहा था, जबकि काल बाहर की ओर दूसरी परत में रखने के लिए और अधिक पेड़ों को काट रहा था। धुआं बादलों में फैल रहा था, घना और काला, और उसकी गंध को अनदेखा करना असंभव था, जिसने काल को पूरी तरह से गीले काम के मोज़ों की याद दिला दी जो पहले साफ किए बिना आग के पास सूख रहे थे। एक बार जब बाहरी लकड़ियां लगातार जलने लगीं, तो काल ने दक्षिण की ओर दौड़ लगाई ताकि वे समूह को पकड़ सकें, इससे पहले कि वे बहुत दूर निकल जाएं।
जैसे ही वे अलाव की सीमा से बाहर निकले, रैमी का बर्फीला तूफान फिर से सक्रिय हो गया, जिससे उनके निशान छिप गए। लेकिन यहाँ तक कि तेज हवाएं भी फ्रॉस्ट जायंट्स के गुस्से को नहीं छिपा सकी। जब उन्हें एहसास हुआ कि जिस आग को वे नष्ट करने आए थे वह कोई मानव सेना शिविर नहीं बल्कि एक विशाल अंतिम संस्कार की चिता थी। सेना को यकीन नहीं था कि स्थिति का क्या करें, इसलिए काल ने एक संक्षिप्त संदेश भेजा जिससे उन्हें पता चला कि यह एक मोड़ था। क्षेत्रीय कमान, मैं पुष्टि कर सकता हूं कि आग हमारी तरफ से लगाई गई है। दोहराएं, आग फ्रॉस्ट जायंट की प्रगति को धीमा करने के लिए एक विकर्षण है। काल ने उन्हें सूचित किया। समझ गया। लाइन के विस्तार के दौरान चल रही बमबारी के लिए सभी दृश्यों की रिपोर्ट करें। ये भयानक खबर थी। उसने जानबूझकर मुख्य युद्ध रेखा से काफी दूर एक तैनाती स्थल चुना था, लेकिन वे उसके मिशन में कुछ ही दिनों में उससे मिलने के लिए पहले ही विस्तारित हो चुके थे। इससे भी बदतर, इसके लिए कोई वास्तविक कारण नहीं था सिवाय एक दिन की बढ़ी हुई गतिविधि के। पर्दे के पीछे कुछ चल रहा था जिसके बारे में उसे पता नहीं था, और यह उनके उड़ान के दौरान दुश्मन की तैनाती रणनीतियों के बारे में जो कुछ उसने देखा था उसके आधार पर तार्किक समझ में नहीं आ रहा था। यदि वे क्षेत्र पर बमबारी करने जा रहे थे तो वह इसका पता नहीं लगा सकता था, लेकिन रेखा से दूर पर्वत श्रृंखलाएं मनुष्यों या फ्रॉस्ट जायंट्स के लिए बड़ी संख्या में पार करने के लिए बहुत दुर्गम थीं। काल के लिए सबसे अच्छा दांव ये था कि वह अपनी टीम को दुश्मन की रेखाओं के पीछे ले जाए, जहां वह अभी भी अपने नियुक्त क्षेत्र में होगा और वे फ्रॉस्ट जायंट आपूर्ति कारवां पर हमला कर सकते हैं। हॉक को यह पसंद आएगा। वे राक्षसी सुअर और विशाल बकरियां पालते थे। हॉक, तुम टीम का नेतृत्व कहाँ कर रहे हो? काल ने पूछा जब वे मानव सैन्य इकाई की ओर मुड़ने लगे। हर जगह सैनिक हैं, जब तक कि हम उनसे बात किए बिना उनके शिविर के पास एक गुफा में न चले जाएं। टेसा को लगता है कि हमें आगे बढ़ने से पहले नमस्ते कहना चाहिए। हॉक ने उत्तर दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे पहुंचने से पहले ही तुम्हें पकड़ लूंगा। काल ने रैमी से बर्फीला तूफान रोकने को कहा जब वे पेड़ों के ऊपर हॉक को देखने के लिए पर्याप्त नज़दीक पहुंच गए और फिर आने वाले सैन्य शिविर के बाहरी गश्ती दल तक पहुंचने से ठीक पहले समूह को पकड़ लिया। एक बार जब जानवर, थोर को छोड़कर, जिसके पास अभी भी जादुई वस्तुओं से भरे 2 बड़े पैक थे, सभी सुरक्षित रूप से अपने स्थानों पर वापस आ गए, तो वह उन्हें खुले में ले गया जहां सैनिक शिविर को घेर रहे थे। सभी तलवारें लिए हुए थे जो एक पादरी के आशीर्वाद की पवित्र रोशनी से चमक रही थीं। तो कुलीन नहीं, बल्कि नियमित पैदल सेना जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को घायल करने में सक्षम होने के लिए पवित्र जादू पर निर्भर थी। इससे कैंप से बाहर निकलना मुश्किल हो सकता था क्योंकि वे कमांडर रैंक वाले एलीट और उनकी टीम की सुरक्षा खोना नहीं चाहते थे, खासकर तब जब काल और अन्य लोग दूसरे क्षेत्र में स्काउटिंग करने जा रहे थे। पहचान, गश्ती गार्ड ने अपने स्वर में श्रद्धा के भाव के साथ पूछा। कमांडर काल, 95,988। मुख्य लाइनों से दूर स्काउट आंदोलनों को नियंत्रित करने के लिए मेरी टीम के साथ इस क्षेत्र में तैनात किया गया। काल ने उत्तर दिया। और यह कैसे हुआ? गश्ती नेता ने पूछा। हम दिन के लिए लगभग 70 फ्रॉस्ट जायंट्स से ऊपर हैं। लोड्स ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बीच में बात काटी। वह आदमी ऐसे जम गया जैसे उसने उसे थप्पड़ मारा हो। क्या आपने कहा कि आज अकेले जोन में 70 फ्रॉस्ट जायंट्स थे? मुझे आपसे जल्द से जल्द बटालियन कमांडर को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी। मुझे नहीं लगता कि उन्हें खतरे के स्तर के बारे में पता है। अध्याय 265। कमांडर डाल्टन। काल और टीम को जल्दी से बटालियन कमांडर के टैंक में ले जाया गया, जहां उन्होंने एक कमांडर रैंक के सैनिक को अपनी सचिव के साथ अपनी डेस्क पर झुका हुआ पाया जब स्काउट बिना बताए अंदर घुसा। काल ने टीम को रोक दिया और स्काउट को अंदर जाने दिया, जबकि टैंक का फ्लैप बंद हो गया और टेसा ने जोर से न हंसने की पूरी कोशिश की। अरे, दस्तक दो, आदमी चिल्लाया, जबकि सचिव, जो नागरिक कपड़ों में थी, ने जल्दी से अपनी स्कर्ट को फिर से व्यवस्थित किया। यह एक कपड़े का दरवाजा है, सर। हमारे पास एक रिपोर्ट है जिसे आपको सुनना चाहिए। एक कमांडर के नेतृत्व वाली भाड़े की स्काउट टीम ने आज ही जोन में लगभग 70 फ्रॉस्ट जायंट्स को मार गिराया। इसने हमें यह मानने का कारण दिया है कि तैनाती के आदेशों ने खतरे की गंभीरता को कम करके आंका है। स्काउट ने शुष्क स्वर में घोषणा की, जबकि काल और टीम बाहर इंतजार कर रहे थे। हॉक और रे ने इसी कारण से सिर का एक गुच्छा रखा था और उन्होंने जल्दी से उन्हें कमांड टेंट के बाहर ढेर कर दिया, जिससे विशालकाय खोपड़ियों का 5 मीटर ऊंचा टीला बन गया जिसमें अभी भी खून बह रहा था। स्काउट और उसके कमांडर ने बाहर कदम रखा और सिर के विशाल ढेर को देखा, फिर चौंक कर काल की ओर मुड़े। आखिर ये कहाँ से आए? कमांडर ने पूछा। मेरे पास पराजित राक्षसों के शरीर के अंगों को दिन भर के लिए एक अलग स्थान पर रखने का कौशल है। मैं इसका उपयोग हत्याओं का सबूत देने के लिए करता हूं, क्योंकि हम वेतन पर नहीं, कमीशन पर हैं। काल ने उसे सूचित किया। कोई उन्हें गिनकर उनकी रैंक जांच करे, कमांडर ने चिल्लाया। कोई भी उस कर्तव्य को करने की जल्दी में नहीं था, लेकिन वे इसे पूरा करेंगे, काल को यकीन था। बटालियन कमांडर ने अंदर इशारा किया। कृपया अंदर आएं।
मुझे स्थिति पर एक रिपोर्ट चाहिए और घाटी के दूसरे छोर पर जल रही आग के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं वह चाहिए। काल दूसरे कमांडर के सामने बैठ गया जबकि बाकी टीम दीवार के साथ कुर्सियों पर बैठ गई। आग लगाना आसान है। मैंने अलाव जलाने और दुश्मन की प्रगति को धीमा करने के लिए फ्रॉस्ट जायंट बॉडी का इस्तेमाल किया ताकि वे हमारी ओर न आएं। मुझे संदेश मिला कि आप एक तोपखाने की बटालियन में आगे बढ़ रहे थे और मैं वास्तव में आज रात सोते समय बमबारी में फंसना नहीं चाहता था। काल ने समझाया। कमांडर मुस्कुराया। ये सही विकल्प था। हमें नहीं पता था कि आप जोन में कहाँ थे और बमबारी सुबह की रोशनी के साथ शुरू होगी। ऐसा नहीं है कि आपका समूह ज्यादातर मामलों में इससे आगे नहीं निकल पाएगा जब तक आप रेडियो सुन रहे थे, लेकिन फिर भी। काल ने बाहर कुछ हंगामा और पैर पटकने की आवाज़ सुनी और महसूस किया कि सैनिक थोर को उतारने की कोशिश कर रहे थे जिसने उन्हें अपने बैग को छूने की अनुमति नहीं दी थी। टेसा, लोड्स, क्या तुम थोर को कैंप के बाहर ले जा सकती हो और उसके बोझ को संभाल सकती हो? जो उपयोगी हो सकता है उसे उठाओ और वापस लाओ। बाकी को क्रेडिट के लिए वापस किया जा सकता है, काल ने निर्देश दिया। वे टेंट फ्लैप से गायब हो गए जबकि बटालियन कमांडर काल के समझाने का इंतजार कर रहा था। हमने सिर्फ सिर नहीं काटे। मेरे पास बाहर एक लाइटनिंग सेरो है जिसके बैग में अज्ञात जादुई वस्तुएं भरी हुई हैं। किसी ने उसके बैग में घुसने की कोशिश की और वह इतना परेशान हो रहा था कि उसे भूकंप से अचेत करने के बारे में सोचने लगा, काल ने समझाया। एक लाइटनिंग सेरो ने भूकंप सीखा? कमांडर ने पूरी तरह से भ्रमित होकर पूछा। केवल इतना ही नहीं, उसने स्किल ऑफ प्रोटेक्शन सीखा और अब वह लगभग कमांडर रैंक पर है। उसे थोड़ा और समय दें और मुझे लगता है कि हम उसे हीलिंग स्किल भी सिखा सकते हैं। ये शानदार होगा, एक सेल्फ हीलिंग, सेल्फ शील्डिंग, सेल्फ बफिंग टैंक। काल ने सहमति जताई। कमांडर ने निराशा में अपना सिर हिलाया। यहाँ तक कि मैं भी कभी भूकंप नहीं सीख पाया, स्किल ऑफ प्रोटेक्शन तो दूर की बात है। इसके बजाय मैंने कमांडर रैंक तक की बुनियादी बातों में महारत हासिल कर ली। स्लैश, गार्ड, शील्ड बैश और कमांडिंग शाउट। क्या आपने स्क्राइब से कम रैंक स्किल बुक नहीं बनवाए? मुझे लगता है कि सभी योद्धा उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, काल ने पूछा। वह आदमी हंसा। नहीं, जब तक मुझे और कौशल की जरूरत थी मैं एक अधिकारी बन चुका था और ये लेफ्टिनेंट डाल्टन यहाँ जाओ, लेफ्टिनेंट डाल्टन वहाँ जाओ था। मैं अब कभी भी सक्रिय युद्ध में नहीं था, इसलिए मुझे कभी भी अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ये कुछ हद तक समझ में आता है। डेस्क अधिकारी और यूनिट अधिकारी फ्रॉस्ट जायंट से लड़ने में ज्यादा समय नहीं बिताते हैं, उनके पास दूसरी जिम्मेदारियां होती हैं। दूसरी ओर मेरा समूह अपना सारा समय लड़ाई में बिताता है। जागृत रैंक के बाद से हमने यही किया है, अकादमियों में कुछ पिट स्टॉप के साथ लोगों को याद दिलाने के लिए कि हम अभी भी जीवित हैं, काल ने समझाया। कमांडर डाल्टन ने आह भरी। ठीक है, जीने का यही एक तरीका है, लेकिन क्या आपको इस बात की चिंता नहीं है कि एक दिन मिशन गलत हो जाएगा और आपने जो भी श्रेय कमाया है वह बेकार हो जाएगा? दाना घबराई हुई दिख रही थी क्योंकि जब वह अकादमी के बाहर काल से जुड़ने के बारे में सोच रही थी तो उसने निश्चित रूप से यही सोचा था। लेकिन ओफेलिया एक बरस्कर थी और जब आप लड़ने के लिए बहुत बूढ़े या अपंग हो जाते थे तो शानदार लड़ाई में समाप्त होना मूल रूप से उसकी कक्षा के लिए एक जीवन लक्ष्य था। काल मुस्कुराया। यह एक मौका है और अगर प्रकृति यही चाहती है तो यह वैसा ही होगा। फिर भी मुझे विश्व ड्रैगन पर विश्वास है कि हम एक परिपक्व उम्र तक जीवित रहेंगे। दाना मुस्कुराए। ये बिल्कुल वैसा ही गैर उत्तर था जैसा लोड्स ने दिया होगा। दो पादरी सामान का एक बड़ा बैग लेकर वापस आए और थोर अपने स्थान पर वापस चला गया। पहले ही कर लिया? काल ने पूछा। हाँ, वहाँ केवल कुछ ही अच्छी चीजें थीं क्योंकि हमारे पास पहले से ही स्टॉक था। हमारे पास बियर के लिए एक अंगूठी और जूते हैं, लोड्स और मैंने प्रत्येक ने एक कंगन लिया है और दाना के लिए एक ब्रोच है। अन्य जूते आपके लिए हैं यदि आप उनका उपयोग कर सकते हैं, टेसा ने समझाया। वे कमांडर रैंक के चमड़े के जूते थे जिनके ऊपर फर ट्रिम था और ठंड से होने वाले नुकसान के प्रतिरोध को बढ़ाते थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे गर्म थे। काल ने यह भी देखा कि उसकी पीठ के पीछे हथियारों का एक बंडल था जिसके बारे में वह बात नहीं कर रही थी, संभवतः इसलिए कि सैनिक इस बात से परेशान न हो कि उन्होंने अपने लिए सबसे अच्छा ले लिया और आधिकारिक रूप से जमा किए जाने से पहले बेस के लिए कुछ भी असाधारण नहीं छोड़ा। क्या आपको शिविर के भीतर जगह की आवश्यकता होगी या आप बाहर शिविर लगाना पसंद करेंगे? कमांडर डाल्टन ने पूछा। काल ने पास की गुफाओं के बारे में सोचा जो हॉक ने खोजी थीं। मुझे लगता है कि हम आपकी स्थिति से ज्यादा दूर नहीं, गुफाओं के भीतर अपना ठिकाना बना लेंगे। हमारे समूह के लिए तंबू की तुलना में वहां गर्म और आरामदायक रहना आसान है और वे तोपखाने की आवाज से भी सुरक्षित हैं। डाल्टन ने सिर हिलाया। तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। फिर से जाने से पहले मुझे अपने गश्ती मार्ग के बारे में बताना याद रखना ताकि हम तुम्हारी स्थिति पर गोलाबारी से बच सकें। यह कोई समस्या नहीं होगी।
हम कल दिन में बाद में निकलेंगे जब हमें पता चलेगा कि फ्रॉस्ट जायंट्स क्षेत्र में एक तोपखाने बटालियन की उपस्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया कर रहे हैं। जब हमने उनके प्रशिक्षुओं को निशाना बनाना शुरू किया तो उन्होंने कल सुदृढ़ीकरण भेजा, इसलिए संभावना है कि वे और भी अधिक स्थानांतरित हो जाएं या यहां तक कि आपकी टीमों के काम पर लग जाने के बाद पूरी तरह से पीछे हट जाएं। काल ने समझाया। कमांडर डाल्टन ने अपने छोटे भूरे बालों में हाथ फेरा, फिर अपनी टोपी बदली। समझ गया। अगर वे तय करते हैं कि आक्रामक जवाब है तो हम रेडियो पर आपको बुलाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे पास वास्तविक लड़ाके थोड़े कम हैं और हमारे पास हथियार के जादू को सक्रिय रखने और अंशकालिक उपचार कार्य करने के लिए केवल 4 पादरी हैं। काल ने सिर हिलाया। ठीक है, अगर हम अभी भी आसपास हैं तो हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हम कोई अग्रिम पंक्ति वाली टीम नहीं है जो आमने सामने खड़े होकर लड़ती है। बेहतर है कि हम छाया में रहकर ही काम करें। इस तरह हम कई फ्रॉस्ट जायंट्स को बिना खोजे पार कर सकते हैं। डाल्टन मुस्कुराया और दरवाजे की ओर इशारा किया। शुभकामनाएं, अगर आपको कोई आरामदायक जगह नहीं मिल पाती है तो हमारे पास जगह है। काल ने समूह को कमांड टेंट से बाहर निकाला। जगह ढूंढने में कोई समस्या नहीं होगी। हॉक ने पहले ही उन्हें खोज लिया था। वे सैन्य शिविर के बहुत करीब थे, इसलिए वे बिना पकड़े नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन चून की बटालियन को पता था कि वे वहां हैं, इसलिए उन्हें टेंट लगाने की जरूरत नहीं थी। वे बस राय से दरवाजे के लिए एक कवर बनवा सकते थे और गुफा के अंदरूनी हिस्से को गर्म रख सकते थे। गुफा को ठीक से गर्म होने में समय लगता है, लेकिन एक बार जब चट्टानें गर्म हो जाती हैं तो ये काफ़ी समय तक गर्म रहती है। इस अप्राकृतिक रूप से ठंडे क्षेत्र में सोने के लिए गर्म जगहों की कमी थी, लेकिन हॉक उन्हें खोजने में काफ़ी कुशल हो रहा था। आज हॉक ने जो गुफा ढूंढी थी वह काफ़ी गहरी निकली और चट्टान के चेहरे में लगभग 10 मीटर तक फैली हुई थी, जहां बहते पानी ने वर्षों से चूना पत्थर को काट दिया था। यह उनके लिए अच्छा काम करेगा। यह मौसम से सुरक्षित था, लेकिन फिर भी इसमें पर्याप्त वायु संचार था तथा आसानी से सुरक्षित होने वाला एक ही प्रवेश द्वार था। अध्याय 266 बर्फ में छाया। काल, हॉक और तलवार ने गुफा में गर्मी बढ़ा दी, जिससे ये जल्दी गर्म हो गई और वे आराम से दीवारों पर रेके वेब का उपयोग करके झूला लटकाने में सक्षम थे। उनके समूह के लिए ठंडे फर्श पर सोना संभव नहीं था और वे कम से कम निगरानी के साथ बच सकते थे, क्योंकि उनके दरवाजे के बाहर 10 मीटर की दूरी पर तोपखाने की बटालियन गश्ती दल थे। जब उन्होंने रात का खाना खत्म किया तो काल ने देखा कि गश्ती दल गुफा के प्रवेश द्वार के बाहर रुका हुआ था, जो जमीन से लगभग 1 मीटर ऊपर और जिस गुफा में वे थे उससे 4 मीटर ऊपर स्थित था। गुफा की पत्थर की दीवारें पहले से ही गर्म थीं। बाहर अचानक ठंडी हवा से जमी नहीं थी, लेकिन आग की लपटों से वे गर्मी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। काल को संदेह था कि गार्ड अपनी गश्ती के साथ आगे बढ़ने से पहले वहीं रुके हुए थे जहां गर्म हवा निकल रही थी। समूह द्वारा मांस भूनने और स्टू पकाने के दौरान लगातार चलते रहना यातनापूर्ण था, लेकिन अधिकांश गंध कक्ष में वायु वैन से ऊपर चली जाती थी और गश्ती दल को यातना देने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार से बाहर बहने के बजाय पेड़ों के माध्यम से फिल्टर हो जाती थी। राय ने पूरी रात पहरा दिया, जाहिर तौर पर इसलिए क्योंकि वे बेस पर पहुंचने के बाद दोपहर के अधिकांश समय सो रही थी। वास्तव में ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे अपने वेब झूलों में सभी को धीरे धीरे झूमते हुए देखना अच्छा लगता था। झूले आरामदायक थे और एक दीवार के खिलाफ ज्वलंत ब्लेड के साथ कमरा पूरी रात आराम से गर्म था जब तक कि राय सो नहीं गई, क्योंकि लोड्स ने तोपखाने की आग की आवाज़ के साथ नाश्ता शुरू किया। जैसा कि वादा किया गया था, उन्होंने भोर में तुरंत फ्रॉस्ट जायंट्स पर बमबारी शुरू कर दी थी, इसलिए काल ने सुबह के प्रसारण को सुनने के लिए अपना रेडियो चालू कर दिया। उनके पास पहाड़ों में एक स्काउट टीम थी जो उच्च शक्ति वाले दूरबीनों से घाटी को देख रही थी और वे गोले को निशाना बनाने के लिए क्षेत्र के अधिकांश हिस्से को अच्छी तरह से देख सकते थे। उन्होंने ये भी निर्धारित किया था कि फ्रॉस्ट जायंट्स की संख्या रातों रात फिर से बढ़ गई थी, लेकिन ज्यादातर स्पेक्ट्रम के कमजोर पक्ष में जागृत और आरोही रैंक के प्रशिक्षु, उनके कमांडर नहीं। ये तोपखाने के लिए राहत की बात थी, क्योंकि उनके गोले कमांडर रैंक के फ्रॉस्ट जायंट्स को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते थे। उन्हें एलीट को बुलाना पड़ता था या पवित्र जादू के उन्नत सैनिकों के साथ हाथापाई में शामिल होने का इंतजार करना पड़ता था, ताकि वे बड़ी मात्रा में भाग्य पर निर्भर हुए बिना उन्हें मार सकें। क्या हम बाहर जाकर स्काउट करने जा रहे हैं? नाश्ते के बाद पैकअप करते समय डाना ने पूछा। अभी नहीं, जायंट्स अभी किसी तरह की रक्षात्मक संरचना का निर्माण कर रहे हैं और तोपखाने उन पर बेतहाशा हमला कर रहे हैं। अगर हम बाहर जाना भी चाहते हैं तो हम गोले से बचने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, काल ने समझाया। फिर उसने अपने रेडियो से ईयरबड्स को अनप्लग किया और वॉल्यूम बढ़ा दिया ताकि हर कोई सुन सके कि संदेशों के साथ क्या हो रहा था। अगले कुछ घंटों तक रेडियो प्रसारण का पैटर्न मुख्य लाइन जैसा ही था, बस लक्ष्य फायर, लक्ष्य फायर। फिर जब दोपहर के भोजन का समय हो गया और टेसा फिर से उनके खाना पकाने के सामान को खोलने वाली थी तो रिपोर्ट धीरे धीरे बदलने लगी। फ्रॉस्ट जायंट्स अब अपने बंकरों से बाहर नहीं आ रहे थे। वे पत्थर, बर्फ और बाधाओं के पीछे छिप रहे थे। उनके चारों ओर एक अंधाधुंध बर्फीला तूफान चल रहा था ताकि सेना की हरकतें छिप सकें।
इससे बमबारी तो नहीं रुकेगी, लेकिन इससे ये बताना असंभव हो जाएगा कि दुश्मन किसी आक्रमण के लिए अपनी ताकत बढ़ा रहा है या नहीं। एक बार जब हम दोपहर का भोजन समाप्त कर लेंगे तो मैं हमें घाटी के दूर के हिस्से में ले जाऊंगा ताकि पहाड़ी दर्रे और अगली घाटी में फ्रॉस्ट जायंट्स की जांच कर सकूं। यह अभी भी उस सीमा के भीतर है जिस पर हम काम करने के लिए सहमत हुए थे, और यह बहुत स्पष्ट है कि अगर वे घाटी के पूरे उत्तरी छोर पर बर्फीला तूफान सक्रिय रखते हैं तो वे कुछ करने की योजना बना रहे हैं। काल ने दूसरों को सूचित किया। हम उन्हें उनके भाग्य पर नहीं छोड़ रहे हैं, है न? टेसा ने सावधानी से पूछा। वह युद्ध के देवता रेड ड्रैगन की पुजारिन थी, और युद्ध में कायरतापूर्ण समझी जाने वाली कोई भी बात उसके विश्वास के लिए अभिशाप थी। नहीं, जब चीजें गलत दिशा में जाएंगी तो हम वास्तव में दुश्मन की रेखाओं के करीब होंगे, लेकिन मैं एक ऐसे किनारे से आना चाहता हूं जो मुझे पता है कि साफ है, और बर्फीले तूफान में भयभीत पैदल सैनिकों के झुंड के साथ नो मैंस लैंड को पार नहीं करना चाहता। दोपहर का भोजन समाप्त होने और अपने गियर पैक करने के बाद काल तोपखाने के शोर से बचने के लिए अपने कानों में काई के टुकड़े भरकर शिविर की ओर चल पड़ा। वह सप्लाई टेंट पर रुका और एक नोटपैड और पेन लिया ताकि उसे अपने पैक से अपना नोटपैड और पेन न निकालना पड़े। फिर बटालियन कमांडर को पढ़ने के लिए एक मिशन विवरण लिखा। यहाँ तोपखाने के बगल में चर्चा करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए काल ने उसे सिर्फ एक कच्चा नक्शा वाला पत्र दिया और शुभकामनाएं देने के लिए उसके कंधे पर थपथपाया। डाल्टन ने सिर हिलाया और उसे दूर जाने के लिए इशारा किया, जिससे काल अपनी टीम में शामिल हो गया और पहाड़ियों की ओर चला गया। रिपोर्ट्स थी कि बर्फीला तूफान फैल रहा था जो सीमा के फ्रॉस्ट जायंट की तरफ से आ रहा था। हालांकि सभी अजीब वायुमंडलीय विसंगतियों और जायंट्स के आइस मैजिक के साथ कोई नहीं जानता था कि यह एक प्राकृतिक तूफान था या एक विशाल कृत्रिम तूफान। आप क्या सोचते हैं, हॉक? काल ने पूछा, क्योंकि पक्षी आसमान में ऊंचा तैर रहा था। उनकी दृष्टि में बमुश्किल एक काला धब्बा था। यह एक प्राकृतिक तूफान है, हवा बादलों को इस ओर ले जा रही है, और मैं पहले से ही ठंडी नमी महसूस कर सकता हूँ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें कुछ भी नहीं है। मैं छायाएं देखता रहता हूँ, लेकिन वे इतनी दूर हैं कि मैं यह नहीं बता सकता कि उन्हें क्या बना रहा है। उन पर नज़र रखें और मुझे बताएं कि जब आप बता सकें कि बर्फीले तूफान में क्या छायाएं बना रहा है। ये कुछ भी नहीं हो सकता है, ये कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। संभावना है कि मानव आंखें यह नहीं बता सकती हैं कि शुरू में छायाएं भी हैं। काल ने उसे याद दिलाया। उनका मार्ग उन्हें जल्दी से पहाड़ियों में ले गया और यहीं पर उनकी सहज प्रगति समाप्त हो गई। रास्ते संकरे और खड़ी थीं, चट्टानों के किनारे घुमावदार थीं, जबकि एक नदी घाटी घाटी के तल पर बनी हुई थी। क्या आपको लगता है कि कुछ नदी के नीचे जाने की कोशिश कर सकता है? मेरा मतलब है, वे इसे जमा सकते हैं, है ना? डाना ने अपना सवाल लोड्स की ओर निर्देशित करते हुए पूछा, जो यहाँ किसी और की तुलना में मौसम के बारे में अधिक जानकार होगा। वे शायद अपने बर्फ के जादू से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से नदी को देख सकते हैं, और यह रास्ता फ्रॉस्ट जायंट्स के लिए नेविगेट करने के लिए एक दुर्स्वप्न होगा, इसलिए बेहतर है कि हम खुद नदी का अनुसरण न करें। मेरा मतलब है, हम करेंगे क्योंकि घाटी वहीं जाती है, लेकिन नदी के साथ नहीं। लोड्स ने रास्ते के साथ एक इशारे के साथ समझाया। वे सावधानीपूर्वक गति से चले। अगर बर्फ के नीचे का रास्ता ढीला या बर्फीला था तो वे पहाड़ी से नीचे किसी को खोना नहीं चाहते थे, और जब तक अंधेरा हो गया तब तक उन्हें घाटी की लंबाई तक पहुंचने से पहले अभी भी एक पूरा किलोमीटर चलना था। ठीक है, हॉक के अनुसार आगे पहाड़ों के बीच एक रास्ता है जो हमें फ्रॉस्ट जायंट लाइनों के करीब दूसरी घाटी में वापस ले जाएगा। फॉल्ट के इस तरफ कोई गुफा नहीं है, ये स्लेट है, और पहाड़ी के दूसरी तरफ की तरह चूना पत्थर नहीं है, लेकिन राय हमें पेड़ों में एक डबल दीवार वाला तंबू बना सकती है, और हम इसे रात कहेंगे। काल ने निर्देश दिया। राय समूह से आगे दौड़ने और एक डबल दीवार वाले किले पर अपने सिद्धांतों का परीक्षण करने में खुश थी। आप इससे बाहर नहीं देख सकते थे, इसलिए वह और हॉक फिर से ठंड में रात की ड्यूटी पर थे, लेकिन ये गर्म होगा और बढ़ती ठंडी हवाओं से आश्रय मिलेगा। वे बस अपने स्कैन को समाप्त करने और किले में जाने वाले थे जब हॉक ने अंतिम सूर्यास्त अपडेट भेजा। मैं देख सकता हूं कि छाया क्या डाल रही है। ये सफ़ेद सूट में फ्रॉस्ट जायंट्स हैं, उनमें से सैकड़ों। वे बर्फ में छिपे हुए हैं, लेकिन वे अपनी छाया नहीं छिपा सकते। वे कहाँ जा रहे हैं? काल ने पूछा। हमारी घाटी के लिए, वह जिसे तोपखाने अभी गड़बड़ कर रहे हैं। काल ने कहा कि अब जब वे किनारे के इतने करीब थे तो यह असाधारण रूप से जोरदार गड़बड़ थी बमबारी क्षेत्र के। मैं इसे कॉल करूंगा। बटालियन कमांड, ये टीम 95,988 है। हमने पहाड़ों के दूसरी तरफ सुदृढ़ीकरण देखा है जो आपके बमबारी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। बर्फ के छलावरण वाले आउटफिट में 200 से अधिक फ्रॉस्ट जायंट्स। ताकत अज्ञात है। काल ने प्रसारण किया। प्राप्त हुआ। शायद ये बेहतर था कि डाल्टन ने उस समय माइक बटन छोड़ दिया। खुले आसमान के नीचे इतना गाली देना कभी भी ठीक नहीं होगा। अध्याय 267 आर्टिलरी लोरी। प्रश्नवाचक चिन्ह।
पूरी रात इलाके में आर्टिलरी की गोलाबारी की आवाज़ जारी रही और फिर भोर होते ही घाटी के उत्तरी छोर पर फ्रॉस्ट जायंट के युद्ध के सींगों की आवाज़ गूंजने लगी, जिससे नाश्ता बाधित हुआ और रेडियो संचार गड़बड़ा गया। काल ने अपना ईयरपीस बाहर रखा था ताकि रात के दौरान हर कोई रेडियो सुन सके अगर फ्रॉस्ट जायंट्स ने जल्दी हमला किया, लेकिन प्रसारण की आवाज़ से उनके सुदृढ़ीकरण अभी आ रहे थे। बनकरों ने कल रात अपने हताहतों की संख्या में बहुत कमी की थी और सैकड़ों और योद्धाओं को शामिल करने के साथ फ्रॉस्ट जायंट्स घाटी के दक्षिणी छोर पर एक चार्ज की तैयारी कर रहे थे जो उन्हें मुख्य सेना लाइनों को फ्लैंक करने की स्थिति में रखेगा। काल और उनकी टीम के लिए समस्या ये थी कि गोलाबारी जारी रही, इसलिए वे काम करने के लिए जायंट्स के पास सुरक्षित रूप से नहीं जा सकते थे। हॉक, ऊपर उड़ो और क्षेत्र की दोबारा जांच करो। मैं पूरी तरह से सुनिश्चित होना चाहता हूं कि हमारे जाने से पहले इस घाटी से नीचे कुछ भी आने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसने निर्देश दिया। सबसे पहले हॉक दक्षिण की ओर उड़ गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि रात में कुछ भी उनके पास से न निकल जाए, भले ही ऐसा होने की संभावना न हो। फिर वह घाटी की ओर उत्तर की ओर बढ़ा, जहां शिविर से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर उसने सफ़ेद पत्थर में दिग्गजों के एक बड़े समूह को घेराबंदी के हथियार फेंकते और बैरिकेड बनाते हुए पाया। काल ने अपने नक्शे के साथ इसकी जांच की और पाया कि यह स्थान दोनों देशों के बीच तटस्थ क्षेत्र या विवादित क्षेत्र के गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र की ओर होना चाहिए। झील जो सीधे उनके अवरोधों के पीछे थी, नक्शे पर चिन्हित सीमा थी। सेना लगभग निश्चित रूप से इतनी दूर तक नहीं जाना चाहती थी और यदि वे तोपखाने की स्थापना कर रहे थे तो फ्रॉस्ट जायंट्स कहीं नहीं जा रहे थे। नदी वजन को सहन नहीं कर सकती थी और आधी सुबह के मार्च के लिए उन्हें अलग करना और फिर से जोड़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब हॉक वापस लौटा तो उसने देखा कि झील पर मौजूद समूह अकेला नहीं था जो लंबी लड़ाई के लिए खुदाई कर रहा था। रिज के दूसरी ओर फ्रॉस्ट जायंट्स अपने उग्र बर्फीले तूफान के भीतर एक विशाल बर्फ की किलेबंदी बना रहे थे जो हॉक की गहरी नज़रों को सिर्फ इसलिए दिखाई दे रही थी क्योंकि वे इसे पीछे से छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। काल ने संदेश भेजा और उसे तुरंत जवाब मिला, बटालियन कमांडर से नहीं, जैसा कि उसने उम्मीद की थी, बल्कि मुख्य लाइन के क्षेत्रीय कमांड से। कृपया दुश्मन के आक्रमण के खिलाफ द्वितीयक घाटी को सुरक्षित करने के लिए साइट पर रहें। सुदृढ़ीकरण सैनिकों में देरी हो गई है, उन्होंने उसे सूचित किया। समझ गए, हम अपनी निगरानी स्थिति बनाए रखेंगे। काल ने दूसरों की ओर देखा और कंधे उचका दिए। ठीक है, हम एक पहाड़ी की तरफ पेड़ों के बीच में हैं जहां से हम आधी घाटी देख सकते हैं। मैं कहूंगा कि वे जो चाहते हैं उसके लिए यह एक अच्छी स्थिति है और हम यहां बस इंतजार कर सकते हैं जहां गर्मी है। जब तक हमें कोई और दिशा नहीं मिल जाती, हॉक और रे बारी बारी से हरकत पर नज़र रख सकते हैं और हम सभी अच्छी तरह से आराम कर सकते हैं। मुझे पता है कि हम सैन्य नहीं हैं, इसलिए हम सैद्धांतिक रूप से आदेश को अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इंतज़ार करने और आगे क्या होता है ये देखने में कोई बुराई नहीं है। टेसा हंसी, अगर हम आगे बढ़ते हैं और घाटी से कुछ ऐसा आता है जो उनके लिए समस्याएं पैदा करता है, तो आप जानते हैं कि हम इसे उच्च पुजारियों से भी सुनेंगे। जब उन्हें अपने पादरी के कार्यों के बारे में शिकायत करने वाले संदेश मिलते हैं तो वे इसे तुच्छ समझते हैं और वे पहले से ही मौजूदा स्थिति से तनाव में हैं। लोड्स को हर समय चिल्लाने की आदत हो सकती है, लेकिन मैं इससे बचना पसंद करता हूँ। लोड्स ने इस इशारे पर हंसी उड़ाई, लेकिन टेसा सही थी। जब वह ग्रीन ड्रैगन या किसी अन्य प्रकार के नेचर प्रीस्ट के साथ नहीं होती थी तो उसे अक्सर इस बात के लिए डांटा जाता था कि वह भटक जाती थी। वे भी उतने ही भटक गए जितने कि वह भटक गई थी। तोपखाना कभी धीमा नहीं हुआ, बस अपनी लय को डगमगाया ताकि दुश्मन को इसका अनुमान लगाना आसान न लगे। ध्वनि पर्वत घाटियों के माध्यम से फैल गई, युद्ध के उग्र होने के कारण बच पाना असंभव था। फ्रॉस्ट जायंट्स मुख्य लाइन पर सक्रिय थे, तोपखाने के ठिकानों और स्काउट बनकरों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी घाटी में दुश्मन की लाइन स्थिर थी। कमांड में और काल के साथ किले में सभी का सबसे बड़ा डर यह था कि यह सिर्फ एक बिल्डअप था, कि मुख्य लाइन पूरी तरह से व्यस्त हो जाएगी और यह उन सैनिकों के लिए संकेत होगा जो माध्यमिक घाटियों के साथ साथ युद्ध में आगे बढ़ गए थे। लेकिन वे इसे रेडियो पर नहीं दिखा सकते थे, अन्यथा उन पर मनोबल को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया जाता, इसलिए उन्हें घंटों बीतने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी और वे दो स्थान जो वे देख सकते थे धैर्य बनाए रखते थे और मुख्य रेखाओं पर लड़ाई तेज हो जाती थी। अंधेरा होने पर हॉक ठंड से बचने के लिए किले में वापस आ गया, जबकि राय स्काउट करने के लिए बाहर गई और उसने खुद के लिए एक दूसरा किला बनाया जो रिज के पास था और एक पेड़ में बनाया गया था। इसने उसे हवा से दूर रखा और उसे घाटी के अंत और मुख्य घाटी के प्रवेश मार्ग दोनों को देखने की अनुमति दी, हालांकि वह वहां बने वास्तविक किले को नहीं देख सकती थी। ये देखने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त था कि क्या उनके अपने क्षेत्र में कुछ भी चल रहा था, क्योंकि सेना के पास पहले से ही दूसरी घाटी की पहाड़ियों पर स्काउट्स थे। राय की नज़र में फ्रॉस्ट जायंट्स अधिकांश जीवित चीज़ों के विपरीत थे। दूरी में ठंड का एक द्रव्यमान, बर्फीले नहीं, लेकिन अधिकांश जीवित चीज़ों की तुलना में बहुत ठंडा। अगर मौसम इतना ठंडा नहीं होता तो उन्हें पहचान पाना उसके लिए मुश्किल होता,
क्योंकि वे पृष्ठभूमि के तापमान में बदलाव के साथ मिल जाते, लेकिन जैसा कि था, उसे यकीन था कि अगर वे हिलते डुलते तो वह उन्हें नहीं देख पाती। भोर के करीब जब मानव सेनाओं के बीच रात की गश्त सुबह की गश्त में बदल जाती, तो अग्रिम पंक्तियों के बीच भारी हलचल की रेडियो रिपोर्ट आने लगी। फ्रॉस्ट जायंट्स अपना पूरा आक्रमण शुरू कर रहे थे। उनके साथ बर्फ के जादू से मंत्रमुग्ध पत्थर थे जो तोपखाने की गाड़ियों को तोड़ रहे थे और अपने साथ क्षेत्र को ठंडा करने वाला जादू ला रहे थे, जिससे पैदल सेना को नुकसान पहुंचा और अंधा कर देने वाली बर्फ भी गिर रही थी। अंधकार कर देने वाली बर्फ के कारण बाकी सेनाएं यह नहीं देख पा रही थीं कि उनके लिए क्या आ रहा है, और रिपोर्टें काफ़ी भयावह थीं, जिसमें बताया गया कि एक पूरी बख्तरबंद बटालियन पहले घंटे में ही खो गई। ये काल और अन्य लोगों के स्थान से 70 किलोमीटर दूर था। उनके लिए कुछ भी करना बहुत दूर था, लेकिन इतना करीब था कि इससे उन्हें इस बात का डर था कि उनकी स्थिति के साथ क्या हो सकता है। अगर मुख्य लाइन का उल्लंघन किया गया या पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया तो कमांडर डाल्टन के अधीन यूनिट दुश्मन की रेखाओं के पीछे चली जाएगी। वह जगह नहीं थी जहां एक तोपखाना बटालियन होना चाहती थी, और उसे इतनी बड़ी इकाई और इतने भारी उपकरणों के साथ पीछे हटने में भी परेशानी होगी। अगर वे एक को पीछे छोड़ देते हैं तो मुझे एक तोपखाना चाहिए, थोर ने घोषणा की, उन तरीकों के बारे में सोचते हुए जिससे वह लंबी दूरी की लड़ाई के लिए पहिएदार तोप बैटरियों में से एक को खींच सके। यह क्या है? आपने टैंक की स्थिति और हीले की भूमिका के लिए चुना है, और अब आप तोपखाना भी बनना चाहते हैं? काल ने मजाक किया। रैमी सिर्फ एक छोटी सी सांप है, वह अकेले हमारी दूरी की लड़ाई की भूमिका कैसे निभा सकती है? खैर, अकेले या हॉक के साथ अगर उसे स्काउट नहीं करना है? थोर ने पूछा। हॉक चुपचाप इस विचार पर हंसा कि एक बड़ा हो चुका दोपहर का नाश्ता उनका दूरी से नुकसान पहुंचाने वाला सदस्य बन सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी कहने से परहेज किया जिससे थोर दुखी हो। वह मदद करने के लिए उत्साहित था, इसलिए हॉक ने उसे यह करने दिया। थोर का विचार रैमी को सही लगा। वह इतनी बड़ी भी नहीं थी कि लोगों को देख सके, उसे काल के कवच में या अपने स्थान में छिपना पड़ता था ताकि वह अपने मंत्रों को देखने के लिए देख सके। अगर वह उड़ने वाली सांप होती तो वह हॉक की तरह काम कर सकती थी और ऊपर से उन्हें निशाना बना सकती थी, लेकिन उसके पानी पर मामूली नियंत्रण उसे केवल सरल उपांग बनाने की अनुमति देता था, पंख नहीं। लेकिन एक दिन वह बड़ी हो जाएगी और फिर वह अपने दलदल में सब कुछ देख पाएगी। हमें बस उसे एक नया कौशल सिखाने की ज़रूरत है ताकि वह दूर तक देख सके। अगर वह दूर से लक्ष्य ढूंढ सकती है तो रैमी हमारी छोटी नीली तोपखाना सांप हो सकती है। हॉक ने सुझाव दिया, उम्मीद है कि अगर उन्हें तोपखाना नहीं मिल पाता तो भी वह थोर को खुश रख सकेगा। रैमी को यह बुरा विचार नहीं लगा, उसे बस यह नहीं पता था कि वह ये कैसे करेगी। शायद अगर उसका पानी पर नियंत्रण बेहतर होता तो वह यह महसूस कर पाती कि उसका बर्फीला तूफान क्या मार रहा है, और फिर वह उन्हें देखे बिना और अधिक मंत्रों को निशाना बना सकती थी। एक अतिरिक्त लाभ के रूप में उसे पता चल जाएगा कि उसके दलदल में सब कुछ कहाँ है। उसे बस किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना था जो उसे यह हुनर सिखा सके, या काल को फ्रॉस्ट जायंट्स में से किसी एक को तब तक प्रताड़ित करना था जब तक कि वे उसे न बता दें। फ्रॉस्ट जायंट्स को पता होना चाहिए। बस कोई भी फ्रॉस्ट जायंट नहीं बोलता। सीखना कठिन था, रैमी ने फैसला किया। अध्याय 268 द लाइन रिट्रीट्स। प्रश्नवाचक चिन्ह। पहले कुछ घंटों तक ऐसा लग रहा था कि वे फ्रॉस्ट जायंट के हमले को पीछे हटाने में सक्षम होने जा रहे हैं, लेकिन फिर बर्फ में पहुंची इकाइयों ने अपना कदम आगे बढ़ाया। 300 सफ़ेद वस्त्र पहने और हुड पहने कमांडर रैंक फ्रॉस्ट जायंट तूफान से निकले और गोल्डन ड्रैगन आर्मी के गठन की मुख्य पंक्तियों के माध्यम से उत्पात मचाया। सभी माध्यमिक इकाइयाँ, यह एक सामान्य वापसी है। सभी माध्यमिक इकाइयाँ, यह एक सामान्य वापसी है। जवाबी हमले के लिए चेक पॉइंट ब्रावो पर फॉर्म भरें। रेडियो ने दोहराया। हॉक, क्या ये कमांडर डाल्टन को स्थानांतरित करने का कारण बन रहा है? काल ने पूछा। वे पहले से ही अपना गियर पैक कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि वे थोर के लिए एक तोप छोड़ने की योजना बना रहे हैं, लेकिन हम भाग्यशाली हो सकते हैं। हॉक ने उत्तर दिया। तोप तोप तोप। थोर ने खुशी मनाई, जबकि राय और रैमी उसकी आशावाद पर हंसे। यह अच्छा नहीं लगता, टेसा ने आह भरी, क्योंकि रेडियो चुप हो गया था ताकि यूनिट अपनी प्रगति को प्रसारित कर सकें। ऐसा नहीं है, बख्तरबंद बटालियन पीछे हट रही है। अगर हम भागते हैं तो हम शायद उनके पास वापस आ सकते हैं, यह मानते हुए कि फ्रॉस्ट जायंट्स आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर वे इस घाटी में आते हैं और हम यहाँ नहीं हैं तो पैदल सेना के लिए चीज़ें बहुत जल्दी खराब हो जाएंगी। काल ने जवाब दिया। जबकि एक सामान्य वापसी आदेश ने उन्हें छोड़ने की अनुमति दी थी, तथ्य यह है कि वे पूरी घाटी को अवरुद्ध करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। इसका मतलब था कि इससे बड़े पैमाने पर हताहत भी हो सकते थे। मुस्कुराने से पहले टेसा की आंखें एक पल के लिए लाल हो गईं। आपको क्या लगता है कि फ्रॉस्ट जायंट्स अपनी सीमा गश्त पर कितना ध्यान दे रहे हैं? मुझे लगता है कि उनके पास अच्छी चीज़ें हैं जो हमारे लेने का इंतज़ार कर रही हैं। उसकी आंखें रेड ड्रैगन के प्रभाव से चमक रही थीं, और समूह में हर कोई जानता था कि इसका मतलब था कि संभावनाएं बहुत अच्छी थीं कि वह सही थी।
या तो अच्छी लूट थी या रणनीतिक रूप से लाभकारी लड़ाई। अगर उनमें से कोई भी मौजूद नहीं होता तो युद्ध देवता की दिलचस्पी नहीं होती। हम आगे बढ़ने से पहले मैं हॉक को ये देखने के लिए भेजूंगा कि अगली घाटी क्या कर रही है। अगर वे आगे बढ़ रहे हैं तो हम उत्तर की ओर सीमा की ओर बढ़ेंगे। अगर हम भाग्यशाली रहे तो इससे वे हिचकिचाएंगे और कुछ तोपखाने बटालियन बच सकती हैं। काल सहमत हो गया। हॉक पहाड़ की चोटियों पर चढ़ गया, अगली घाटी की ओर नीचे देख रहा था, जहां फ्रॉस्ट जायंट्स अब अपने बंकरों से बाहर निकलने लगे थे क्योंकि तोपखाने बंद हो गए थे। वे एक हमले के लिए तैयार हो रहे थे जो पैदल सेना की तुलना में तेज होगा, जिसके पास पैदल जाने के अलावा पर्याप्त परिवहन ट्रक नहीं थे। वे एक हमले के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर हम अभी निकलते हैं तो वे घाटी के लगभग आधे रास्ते पर होंगे जब अलार्म बजेगा कि हम सीमा रक्षा टीमों पर हमला कर रहे हैं। काल ने दूसरों को सूचित किया। दाना ने अपने दांत पीस लिए और सिर हिलाया। चलो ऐसा करते हैं। सीमा पर लड़ाई कितनी भयानक होने वाली है। काल ने हॉक द्वारा देखी गई बातों के बारे में सोचा। बुरा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं जिसे हम संभाल न सकें। बस अपनी ढालें ऊपर रखें ताकि रेंज की गई टीम के सदस्य कैटापल्ट से चेहरे पर कोई पत्थर न खा लें। उन्होंने सभी ने अपने पैक पकड़े और काल उन्हें नदी के किनारे ले गया। फ्रॉस्ट जायंट लाइनों से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर एक मोड़ था जो उन्हें तब तक नज़रों से छिपाए रखेगा जब तक कि वे हमला करने के लिए पर्याप्त नज़दीक न आ जाएं। यही वह समय था जब वह हमला शुरू करेगा और थोड़ी किस्मत से उनकी ढालें काफ़ी समय तक टिकी रहेंगी। लाइन के सामने कोई कवर नहीं था, ये सब गिरा हुआ था और हटा दिया गया था, इसलिए उन्हें खुले रास्ते से आना होगा चाहे वे कोई भी रणनीति अपनाना चाहें। लोड्स ने राय पर सवारी की जबकि दाना थोर पर टेसा के पीछे कूद गया, जिसने समूह की गति को थोर की पूरी दौड़ने की गति तक पहुंचा दिया। अपनी ताकत बढ़ाने के साथ ओफेलिया को लाइटनिंग सेरो के साथ बने रहने में कोई समस्या नहीं थी और काल उन दोनों से तेज था। जब लड़ाई शुरू होती है तो तैनाती सभी को सही जगह पर रखती है। दाना के गोलेम थोर के चारों ओर बनते हैं, जबकि राय अपने गोलेम को ध्यान भटकाने के लिए लाइन से थोड़ा आगे ले आती है। वे समूह में सबसे घातक थे, इसलिए फ्रॉस्ट जायंट्स उन्हें अनदेखा नहीं कर पाएंगे और इससे वे थोर और अन्य लोगों से दूर हो जाएंगे। काल को अधिक कमजोर सदस्यों को अचेत करने और उन्हें शुरुआती बढ़त देने के लिए कुछ अतिरिक्त सेकंड की आवश्यकता होगी। मैं उन्हें आपके आगे बढ़ने से दूर कर दूंगा। सभी को शुभकामनाएं और मैं 1 मिनट में आपसे मिलूंगा। काल ने निर्देश दिया क्योंकि वे अंतिम कोने के करीब पहुंच गए थे। जब समूह बाईं ओर गया तो वह जंगल के माध्यम से दाईं ओर चला गया और मुख्य समूह के ठीक सामने मौजूद फ्रॉस्ट जायंट्स को गोली मारने के लिए तैयार हो गया। वह खुले में सबसे पहले बाहर आया और किसी के देखने से पहले ही उसका तीर ढीला हो गया, जो सीधे एक अप्रस्तुत आरोही रैंक फ्रॉस्ट जायंट के दिल में जा लगा। स्तब्ध ने प्राणी के दिल को सीधे मारा और जायंट जमीन पर गिरते ही हिल गया, मर गया। ये बिल्कुल योजना नहीं थी, लेकिन काल के पास पहले से ही हवा में एक और तीर था जो गिरे हुए जायंट के बगल में था। रक्षकों को ऐसा लग रहा था कि वह लाइन में एक कमजोर जगह पर हमला करने से पहले सुदृढ़ीकरण को खत्म कर रहा था, और जब समूह के बाकी लोग जंगल से बाहर निकल रहे थे तब उन्होंने अपनी स्थिति बदलनी शुरू कर दी। ध्यान भटकाना बस इतना ही था और केवल 3 गुलेल ही समूह पर बर्फ के जादू से भरे पत्थर फेंकने में कामयाब रहे जब वे हमला कर रहे थे। उनमें से कोई भी समूह को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त करीब नहीं था। जल्दबाजी में फायरिंग करने से असावधान दिग्गजों को उनका लाभ खोना पड़ा। राय के गोलेम बिना किसी हिचकिचाहट के हमला करते हुए उनके रैंक में दिखाई दिए, जबकि दाना के गोलेम 1 सेकंड बाद दिखाई दिए, थोर के साथ साथ जब वह अपने लक्ष्य को जमीन पर गिरा रहा था। काल ने एक और राउंड भेजा, चेन लाइटनिंग के साथ अपने सबसे करीबी दिग्गज को मारा, जिसने दिग्गजों की प्रतिक्रिया को और भी धीमा कर दिया। रैमी ने इसे अपना संकेत माना और रक्षात्मक रेखा के दूर के हिस्से पर एक बर्फीला तूफान फेंका, जबकि निकटतम दिग्गजों पर अपनी खुद की चेन लाइटनिंग का उपयोग किया। बर्फ तत्व का हमला दिग्गजों को बहुत कम, यदि कोई हो, नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन यह उनकी दृष्टि को अवरुद्ध करेगा और उन्हें बहुत छोटे मानव हमलावरों के खिलाफ दूर से हमला करने से रोक देगा। अंधाधुंध फायरिंग करते समय अपने ही लोगों को मारने का जोखिम बहुत अधिक था। जीत की जय जयकार हुई और काल ने भालू के रूप में ओफेलिया को अपनी कुल्हाड़ियों से एक आरोही रैंक फ्रॉस्ट जायंट के दोनों हाथों को काटते हुए देखा। विशालकाय शक्ति और भालू टोटेम बरसेकर के बफ्स का संयोजन एक घातक संयोजन था और जमीन पर छोटे लकड़ी के टोटेम ऊर्जा से स्पंदित हो रहे थे क्योंकि वह लड़ रही थी। काल ने एक और तीर छोड़ा, जिससे एक फ्रॉस्ट जायंट का गला फंस गया। बिजली के उसके और आसपास के लोगों के बीच से गुजरने पर वह तीर पर लड़खड़ा गया, लेकिन अगला तीर सीधे उसकी छाती पर जा लगा, जिससे उसका संघर्ष समाप्त हो गया और आसपास के अन्य लोग दर्द से लड़खड़ा गए। धनुष के एक झटके ने हवा में रैंक का एक चाप काट दिया, जिससे जायंट्स के सामने का हिस्सा खुल गया और कमजोर लोग गिर गए। एक पल के लिए काल के चारों ओर एक समाशोधन था, इसलिए उसने अपने तीरों को थोर की ओर जाने वाले फ्रॉस्ट जायंट कमांडर पर घुमाया। प्राणी आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ा, तीर को पकड़ लिया,
फिर जब चेन लाइटनिंग सक्रिय हुई तो वह गुस्से में चिल्लाया और काल उसकी दिशा में मुस्कुराया। यही वह था जो काल चाहता था, नेता को अपनी ओर खींचना। रे के आसपास होने पर भी दूसरों को फ्रॉस्ट जायंट से काफ़ी परेशानी होगी। उनके रैंक में बहुत ज़्यादा कमांडर थे और राय उन सभी को इतनी जल्दी खत्म नहीं कर पाएगी कि पादरी सभी को अनिश्चित काल तक ठीक रख सकें। हॉक के आग के गोले ऊपर से बरस रहे थे, जहां भी वे गिरते थे वहां बहुत ज़्यादा दर्द होता था, लेकिन उसने अपना सबक सीख लिया था और वह युद्ध से बहुत ऊपर था, किसी भी आइस स्पाइक प्रकार के हमलों की सीमा से बाहर जो उसे युद्ध से बाहर कर सकते थे। काल ने समूह के बाकी सदस्यों की ओर पीछे हटना शुरू कर दिया ताकि थोर को कुछ राहत दे सके, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सेरो को इसकी ज़रूरत नहीं थी। फ्रॉस्ट जायंट्स को युद्ध में जाने में मुश्किल हो रही थी। थोर लगातार भूकंप कर रहा था और लोड्स अपने वाटर वोटेक्स स्टाफ का उपयोग करके पानी के घूमने वाले फनल बना रही थी, जिसने उन्हें उनके पैरों से खींच लिया और उन्हें ज़मीन पर गिरा दिया। राय के गोलेम कोई दया नहीं दिखा रहे थे, नागा डंगोन में प्राप्त भाला कौशल का पूरा उपयोग कर रहे थे ताकि वे जो कुछ भी नहीं पहुंच पा रहे थे उसे पिनकुशन में बदल सकें। चूंकि यह उनका एकमात्र सक्रिय कौशल था, इसलिए उन्हें लड़ते समय इसे फायर करने में कोई समस्या नहीं हुई। 8 आंखें जो कभी नहीं झपकती थीं, एक मकड़ी के लिए बहुत बड़ा लाभ थी, क्योंकि वे अपने आसपास चल रही हर चीज़ को 270 डिग्री के चाप में देख सकती थीं और कमज़ोर दिखने वाली किसी भी चीज़ पर भाले चला सकती थीं। हमारे साथ फिर से जुड़ने में लगभग 2 मिनट लगते हैं, लोड्स ने काल के समूह में फिर से शामिल होने पर टिप्पणी की। लेकिन मैंने तुम्हें 1 मिनट पहले देखा था, इसलिए यह अभी भी मायने रखता है, उसने जोड़ा। अध्याय 269 सीमा पर कूदना। टेसा की आंखें लाल हो रही थीं क्योंकि उसने पवित्र जादू से समूह को मजबूत किया, उनके सभी हमलों में क्षति को जोड़ा, यहाँ तक कि काल की बिजली और गोलेम के ब्लेड को भी। गोलेम्स के साथ काल को अपनी तलवार पर वापस स्विच करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यह अभी भी ओफेलिया की पीठ पर अपने स्थान से समूह में ऊर्जा स्थानांतरित कर रहा था, जबकि वह एक ही समय में ब्लॉक करने और हमला करने के लिए अपनी जुड़वां कुल्हाड़ियों का उपयोग कर रही थी। दिग्गज अपनी पंक्तियों को फिर से बनाना शुरू कर रहे थे और काल पीछे हटने का आदेश देने पर विचार कर रहा था, क्योंकि वे एक समूह मंत्र के लिए एक साथ काम कर रहे थे। उनका स्तब्ध उनमें से कई से निपट नहीं सकता था और वह निश्चित नहीं था कि वे क्या कर रहे थे। उसने समूह के विभिन्न क्षेत्रों को लक्षित करते हुए जितनी तेजी से हो सकता था फायर किया, लेकिन आखिरी सेकंड में सुनहरी पवित्र ऊर्जा की एक लहर ने उन सभी को घेर लिया और थोर से निकलने वाली शक्ति बढ़ गई। लाइटनिंग सेरो ने कमांडर रैंक हासिल कर ली थी और इसके साथ ही उसके सर्किल ऑफ प्रोटेक्शन और रिफ्रेशिंग लाइटनिंग बैरियर ने रैंक में सुधार किया था। काल ने देखा कि थोर के तराजू पर सुनहरी धारियां अधिक स्पष्ट हो रही थीं और अब उसके सींग अपने प्राकृतिक हाथीदांत से सुनहरे होने लगे थे। शानदार लग रहा है दोस्त, काल हंसा जब हिमकणों की बौछार दाना द्वारा उनके सामने जल्दबाजी में बनाए गए अवरोध से टकराए और फिर उनके शरीर पर अवरोधों से टकराकर बिखर गई। उनमें से किसी को भी मामूली घाव से ज्यादा कुछ नहीं हुआ और ये हिमकण यतिकुलों के हमलों की तरह घातक नहीं थे, क्योंकि वे अब उन्हें जमने की कोशिश नहीं कर रहे थे, क्योंकि नुकसान हो चुका था। टेसा ने जीत की घोषणा की, जबकि जायंट्स हताशा में दहाड़ रहे थे, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। काल का समूह अभी भी संख्या में बहुत कम था और जो कुछ बचा था वह कमांडर रैंक और मजबूत आरोही रैंक फ्रॉस्ट जायंट्स थे, जिन्हें चेन लाइटनिंग या हॉक के फायरबॉल्स द्वारा नष्ट नहीं किया गया था। पानी से नफरत करने वाला पक्षी ऊपर से पागल हो रहा था, जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से फायरबॉल्स को उनके रैंकों में लॉन्च कर रहा था, एक बार में 3। उन्होंने अपने ऊपर बर्फ की बाधाएं खड़ी कर ली थीं, लेकिन फायरबॉल्स कमज़ोर नहीं थे और बाधाओं को आने वाले नुकसान से निपटने में मुश्किल हो रही थी। काल अभी आराम करने के लिए तैयार नहीं था। बाधा के साथ उन्हें तरोताजा करने के बावजूद थोर का मैना अंततः समाप्त हो जाएगा और उन्हें तब तक फ्रॉस्ट जायंट्स को मारना होगा। टेसा पूरी तरह से आक्रामक बफ्स पर केंद्रित थी और ज़्यादातर युद्ध से बाहर थी और ध्यान आकर्षित नहीं कर रही थी, जबकि लोड्स थोर और राय को पूरी दक्षता से रखने पर केंद्रित था। इसका मतलब था कि ओफेलिया को सबसे बुरा लगा, दाना भी पीछे नहीं था। हालांकि पादरी उन दोनों को पूरी तरह से ठीक कर रहे थे और ओफेलिया के कवच पर लाल खून के छींटे होने के बावजूद उन पर कोई भी स्पष्ट चोट नहीं दिख रही थी। क्रोधित बर्स्कर ने फ्रॉस्ट जायंट की दोनों भुजाओं को चौड़ा कर दिया और काल ने उसके माथे में एक तीर मारा, जिससे उसके पीछे इकट्ठा हुए सभी दुश्मन चेन लाइटनिंग से चौंक गए। बर्स्कर ने हंसते हुए शरीर पर हमला किया और अधिक लक्ष्यों को पाने के लिए उसे पीछे की ओर फेंका, लेकिन काल ने देखा कि वह थोर के सुरक्षा घेरे की सीमा से बाहर जाने से पहले सावधानी से रुक गई थी। जायंट्स को उसके पास आने में कोई समस्या नहीं थी और अब जब समूह फिर से घिरा हुआ था तो बड़े समूहों को झटका देना आसान हो रहा था, जिससे वे इस हद तक धीमे हो गए थे कि वे स्पाइडर गोलेम की गति के खिलाफ मुश्किल से प्रभावी लड़ाके थे। स्तब्ध करना एक विकल्प था, लेकिन चूंकि यह केवल एक ही लक्ष्य को प्रभावित करता था, इसलिए ये समूह लड़ाई में कम प्रभावी था। जहां सब कुछ धीमा करना एक लक्ष्य को स्तब्ध करने की तुलना में अपराध के लिए जीवन को आसान बनाता था।
जब वे फ्रॉस्ट जायंट्स को इकट्ठा करने और ख़त्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, हॉक ने फ्रॉस्ट जायंट्स द्वारा बनाए गए सभी लकड़ी के घेराबंदी हथियारों में आग लगा दी थी और नारंगी चमक उड़ती बर्फ को एक धुंधली सुबह में स्ट्रीट लाइट की तरह धुंधला रूप दे रही थी। कम से कम अगर यह आवश्यक हो गया तो पीछे हटना सुरक्षित होगा। लोड्स ने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए सीटी बजाई और अपने कर्मचारियों की ओर इशारा किया। मुझे रिचार्ज करने के लिए समय चाहिए। इसका मतलब था कि अब पानी की फनल नहीं थी, लेकिन दुश्मनों की संख्या तेजी से घट रही थी। काल को एहसास हुआ कि कुछ बदल गया था और दुश्मन समूह संरचना को देखते हुए जितना होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा तेजी से मर रहे थे। कमांडर आमतौर पर अपने लक्ष्य को निष्क्रिय करने के लिए प्रति दुश्मन 5 या 6 ठोस हिट लगते थे, लेकिन पीछे की पंक्तियां लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी थीं। उसे पता था कि उसने कुछ मिस किया है, लेकिन क्या नहीं, जब तक कि फ्रॉस्ट जायंट्स में से आखिरी मुड़ा और हॉक के साथ पहाड़ियों में वापस भाग गया। उसके आग के गोले सीधे उनके कवच को जलाकर उनके शरीर में प्रवेश कर रहे थे, जिससे कमांडर रैंक के दिग्गजों को भी भारी क्षति पहुंच रही थी। काल ने सोचा कि उसने पानी या बर्फ तत्व के लक्ष्यों के खिलाफ खुद को अनुकूलित करने के लिए एक नया कौशल सीखा होगा, लेकिन उसके दिमाग में एक सताती हुई भावना ने उसका ध्यान अपनी स्थिति की ओर खींचा। स्किल मास्टर रैंक 2 एक्टिवेशन हॉक द्वारा फ्लेम बॉडी स्किल को रॉयल रैंक में आगे बढ़ाया गया। वह वास्तव में आइस मैजिक से इतनी नफरत करता था कि उसने फ्रॉस्ट जायंट्स को परेशान करने के लिए कमांडर रैंक पर पहुंचने के तुरंत बाद अपने फ्लेम बॉडी स्किल को रॉयल रैंक पर मजबूर कर दिया था। काल कभी भी उन जानवरों के लाभों को कम नहीं आंकेगा जो अपनी उन्नति के लिए भावनात्मक लगाव रखते हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जब उन्नति पूरी हो गई थी तो काल साझा कौशल को भी आगे बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था। पीछे हटते हुए फ्रॉस्ट जायंट्स उसके लिए पहले से ही तीर से मारने के लिए बहुत दूर थे, लेकिन अगली बार जब वे युद्ध में होंगे तो उसे हाथापाई की लड़ाई में बेहतर कौशल का उपयोग करने की कोशिश करनी होगी। टेसा ने युद्ध के मैदान के चारों ओर देखते हुए एक प्रसन्न आवाज़ की। ठीक है, ये वॉर ड्रैगन को खुश रखने के लिए पर्याप्त से अधिक था। साथ ही ऐसा लगता है कि हमने आज काफ़ी अच्छा काम किया है। युद्ध के मैदान में बहुत सारी जादुई वस्तुएं हैं जिनमें से हर कोई अपनी पसंद का सामान चुन सकता है। सभी ने फैलकर सभी संभावित जादुई वस्तुओं को इकट्ठा किया और फिर टेसा ने हथियारों का वह बैग बाहर फेंक दिया जिसे थोर अपने साथ लेकर घूम रहा था, जिसे उन्होंने हमला करने के दौरान पेड़ों में गिरा दिया था। हमें समय मिल जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई भी चीज़ हमें परेशानी में डालने के लिए पर्याप्त रूप से पास आ जाए। इसलिए मैं हर चीज़ की पहचान करूंगी और हम कोशिश कर सकते हैं कि जो हमारे लिए सबसे अच्छा काम करे उसे जोड़ सकें। ऐसा लगता है कि हम दुश्मन की रेखाओं के पीछे हैं, इसलिए अगर कुछ ऐसा है जिससे थोड़ा भी सुधार हो सकता है तो पीछे ना हटें। रेड ड्रैगन प्रीस्टेस ने उन्हें याद दिलाया। उनके सामने 50 ऐसे उपकरण होने चाहिए थे जिन्हें संभवतः उपयोगी के रूप में पहचाना गया था, उन उपकरणों को छोड़कर जिन्हें बचाया नहीं जा सकता था। ओफेलिया ने काल की तलवार वापस उसे दे दी क्योंकि उसे 1 और 2 हाथ वाला ब्लेड मिला। यह एक उचित जीवन जोंक प्रभाव वाला था, इसलिए वह हमला करते समय ठीक हो जाती थी। एक बरसकर के लिए यह निश्चित रूप से इष्टतम गियरिंग के करीब था। उसे कमांडर रैंक कवच के कुछ टुकड़े और अग्नि प्रतिरोध की एक अंगूठी भी मिली। ऐसा नहीं है कि यह यहाँ उसके लिए बहुत अच्छा होगा। लोड्स और टेसा दोनों अपने कवच को कमांडर रैंक में अपग्रेड करने में कामयाब रहे, जबकि दाना ने एक आइस बैरियर रिंग का दावा किया जिसने उसके पहले से ही प्रभावशाली उन्नत बैरियर मंत्र को और मजबूत बना दिया। काल को चपलता की एक अंगूठी और ब्रेसर का एक सेट मिला जिसने क्षति में कमी को बेहतर बनाया। वे अब एक अजीब दिखने वाले समूह थे क्योंकि वे सभी फर ट्रिम के साथ फ्रॉस्ट जायंट्स के पसंदीदा जूते पहने हुए थे, साथ ही कमांडर रैंक चमड़े की पैंट बेमेल कवच के टुकड़े थे। टेसा और लोड्स ने उन्हें ज़्यादातर अपने लबादे और नए सफ़ेद लबादे के नीचे छिपाया, जबकि दाना ने उन्हें अपनी जादूगरनी की पोशाक और हुड के साथ एक बड़े फर लबादे के नीचे छिपाया। काल और ओफेलिया को फर से बने लबादे मिले थे जो ठंड से होने वाले नुकसान और ठंडे मौसम से बचने में मदद करते थे। किसी भी चीज़ से ज़्यादा वे आर्कटिक बर्बर जनजातियों में से एक के लग रहे थे। वे इस महाद्वीप पर कहीं नहीं रहते थे, लेकिन काल ने स्कूल में उनके बारे में पढ़ा था और तस्वीरें देखी थीं। वे उन कहानियों में से एक थीं जो शिक्षकों ने मानव लचीलेपन के बारे में बताई थीं। अच्छा, कम से कम अब हम सभी गर्म हैं। लोड्स ने सफ़ेद फर के लबादों के संग्रह को देखते हुए हंसी उड़ाई। फिर उसने अतिरिक्त लबादों में से एक को पकड़ा जो फ्रॉस्ट जायंट्स के लिए आकार के थे जब तक कि वे सुसज्जित नहीं हो गए, और इसे थोर की गर्दन के चारों ओर बांध दिया। ये लाइटनिंग सेरों से जुड़ा नहीं था, लेकिन इसने उसे बर्फ से मेल खाने वाले एक बड़े फर कंबल में ढक दिया। इससे भविष्य के दुश्मनों पर छिपकर हमला करना आसान हो जाएगा, और यह कमांडर रैंक का जानवर का फर था, इसलिए यह बिना किसी समस्या के कुछ टूट-फूट का प्रतिरोध करेगा। रे ने एक नज़र उस पर डाली, फिर अपने शरीर के रंग को लबादे से मेल खाने के लिए समायोजित किया और अपने जबड़े को खुशी से हिलाते हुए थोर के ऊपर लेट गई। अब वह फर से ढका हुआ एक विशाल तकिया जैसा था। अब हमें केवल हथियार चुनने की ज़रूरत है और हमें जाने के लिए तैयार होना चाहिए।
हम सभी के लिए वहां पर्याप्त कमांडर रैंक के हथियार होने चाहिए। ओफेलिया ने पहले ही एक हथियार पकड़ लिया था, जबकि अन्य लोग क्लब, विशाल तलवार और अन्य हथियारों के संग्रह को संदेह से देख रहे थे। यदि वे मानव आकार के अनुसार समायोजित नहीं होते तो वे सभी उनके लिए बेकार हो जाते। दाना ने झिझकते हुए एक छोटी तलवार के आकार का खंजर उठाया और एक पल की एकाग्रता के बाद ये गायब हो गया, फिर उसके हाथ में खंजर के आकार में वापस आ गया। ओह, ये राहत की बात है। मुझे तलवार चलाने का कोई हुनर नहीं है, लेकिन मैं चाकू का इस्तेमाल अच्छे से कर सकती हूँ। उसने आह भरी। काल ने वैम्पायरिक तलवार के मूठ पर हाथ रखकर ढेर को देखा। वह जितने हथियारों के करीब गया उनमें से अधिकांश ने प्रतिकर्षण प्रभाव पैदा किया, लेकिन जब वह दूर की तरफ पहुंचा, जहां एक विशाल मॉल था जिस पर नीले क्रिस्टलीय सिर था, तो वह दो हथियारों के बीच आकर्षण के कारण लगभग अपने पैरों से घसीट गया। काल ने तलवार को दूर रखा और मॉल को उठाया, जो तुरंत 2 मीटर से थोड़ा अधिक लंबा हो गया और विशाल शक्ति वस्तुओं की दोहरी खुराक के साथ आराम से उपयोग करने योग्य था। ये थोड़ा ज्यादा लग रहा था, लेकिन जब उसने हथियार पर आंकड़े देखे तो उसने फैसला किया कि यह इसके लायक हो सकता है। क्रिस्टल मॉल ऑफ रेजोनेंस एक हमले में 5 बार तक मंत्रों के प्रभाव को लागू करता है जब एक बार जमीन पर आता है। अध्याय 270 पीछे छूट गया। अभी भी इतने सारे हथियार बचे हुए थे कि उन्हें दुश्मन के लिए त्यागना शर्म की बात होगी, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं समूह के किसी भी सदस्य से अपील की गई। क्यों न हम राय को पेड़ों में एक किला बनाने के लिए कहें और हम उसमें अतिरिक्त सामान भर दें ताकि हम बाद में उसके लिए वापस आ सकें। हम जो कुछ भी पाते हैं उसे ले जाते नहीं रह सकते, वहाँ बहुत ज़्यादा सामान है। लेकिन हम अच्छी चीज़ों को छिपा सकते हैं और बाकी को नष्ट कर सकते हैं या उन्हें यहाँ दफना सकते हैं ताकि जो कोई भी देखने आए उसे यकीन हो जाए कि यहाँ सिर्फ यही था। लोट्स ने सुझाव दिया। यह एक शानदार विचार है। ठीक है, हम राय को अतिरिक्त लूट के लिए एक अच्छी छिपने की जगह ढूंढने के लिए कहेंगे और हम बाकी को दफना देंगे, फिर शवों को जला देंगे। हमें कमांडर रैंक के भोजन की तलाश में पूरे घाटी को मैला ढोने वालों से भरने की ज़रूरत नहीं है। काल ने फैसला किया। अपने फोल्डिंग फावड़े पर फ्लेमिंग बॉडी बैरियर के साथ जमी हुई जमीन में एक छेद खोदने में बस कुछ ही मिनट लगे ताकि सभी अतिरिक्त हथियार दफन हो सकें जो या तो बुरी तरह क्षतिग्रस्त थे या अच्छी गुणवत्ता के नहीं थे। राय ने बाकी हथियारों को अज्ञात दूरी पर पेड़ों में वापस ले लिया और लूट को छिपाने के लिए एक कोकून बनाया। जब वह अपना काम खत्म कर रही थी तो टीम ने रेडियो संदेश सुने। कमांडर डाल्टन के नेतृत्व में आर्टिलरी बटालियन सुरक्षित रूप से सेकेंडरी वैली से बाहर निकल गई थी, लेकिन फ्रॉस्ट जायंट स्काउटिंग यूनिट के साथ कुछ समय के लिए उलझी रही क्योंकि वे फॉलबैक पॉइंट पर मुख्य लाइन में फिर से शामिल हो गए थे। हानि कम थी और यूनिट अभी भी मोबाइल थी, जबकि फ्रॉस्ट जायंट्स घाटी के मुहाने पर रुक गए थे और नए किलेबंदी का निर्माण शुरू कर दिया था। इससे घाटी के स्काउट्स को उन पहाड़ियों से बाहर निकलने का कठिन रास्ता चुनना पड़ा जिन पर उन्होंने अपना डेरा जमाया था, लेकिन इतनी तेजी से पीछे हटने के साथ ऐसा होना ही था। दुर्भाग्य से जब वे पहाड़ों के पश्चिमी हिस्से में पहुंचे तो मुख्य लाइनों में फिर से शामिल हो सकते थे, लेकिन दुश्मन की रेखाओं के पीछे 3 इकाइयां फंसी हुई थीं। 2 कमांडर रैंक एलिट्स के नेतृत्व में आगे की निगरानी इकाइयां थीं और एक काल की टीम थी। टीम 95,988, जहां संभव हो वहां स्काउटिंग ऑपरेशन जारी रखें। आपके स्थान से दुश्मन की खुफिया जानकारी अमूल्य है, क्षेत्रीय कमांड सेंटर ने उन्हें सूचित किया। काल ने आदेश की पुष्टि की और फिर हंसा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास यहाँ बहुत सारे विकल्प हैं। हॉक का कहना है कि बड़ी घाटी से कोई भी हमारा पीछा नहीं कर रहा है, लेकिन उन्होंने हमारे और मुख्य लाइनों के बीच फिर से किलेबंदी कर दी है, इसलिए हम या तो लंबा रास्ता तय करेंगे या हम सीमा के साथ नदी का अनुसरण करेंगे और देखेंगे कि हम क्या पा सकते हैं। क्या हम मुख्य लाइनों के पीछे जाएंगे या लड़ाई से और दूर? टेसा ने पूछा। यह एक अच्छा सवाल था। ठीक है, पहाड़ों में और आगे और हम खुद को बहुत अलग और फंसा हुआ पा सकते हैं, लेकिन मुख्य लाइनों के पीछे आपूर्ति लाइनें होंगी। इतने सारे दिग्गजों को बहुत सारे भोजन की आवश्यकता होगी, इसलिए हम कुछ अच्छा कर सकते हैं यदि हम तेजी से हमला कर सकें और छिपने की जगह पर वापस आ सकें। काल ने प्रस्ताव दिया। हर कोई चुप था, सोच रहा था कि वे किस तरफ जाना पसंद करेंगे जब रेडियो चालू हुआ। टीम 62,345 पर सफ़ेद लबादा पहने फ्रॉस्ट जायंट स्पेशल फोर्स द्वारा भारी हमला किया जा रहा है। ग्रिड बी 3 सेक्टर 8 से सीमा की ओर पूर्व की ओर पीछे हटने का प्रयास। काल ने नक्शा देखा और पाया कि यह उनके पश्चिम में उनके और मुख्य लाइनों के बीच केवल कुछ किलोमीटर की दूरी पर था। सभी लोग अपना सामान बांध लें और चलने के लिए तैयार हो जाएं। हम जाकर उनकी मदद करेंगे, उसने निर्देश दिया। रे ने जल्दी से पार्टी में शामिल हो गए, लोट्स को मकड़ी की पीठ पर सवार होने दिया, जबकि टेसा और दाना थोर पर चढ़ गए। वे युद्ध की ओर भागे, इस बात की चिंता किए बिना कि वे शोर मचा रहे थे, हालांकि काल अपने कौशल के कारण चुपचाप भाग रहा था। युद्ध में एलीट और फ्रॉस्ट जायंट्स का शोर इतना तेज था कि उन्हें हॉक को ये बताने की जरूरत नहीं थी कि वे कहाँ जा रहे हैं,
इसलिए स्काउट इसके बजाय क्षेत्र का चक्कर लगा रहा था, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे पार्टी में आने वाले एकमात्र सुदृढ़ीकरण थे। ऐसा लगता है कि यह केवल 2 स्काउट समूह लड़ रहे हैं। हॉक ने उन्हें सूचित किया क्योंकि काल युद्ध के करीब पहुंच गया था। बिल्कुल सही। अब ये देखने का समय है कि आपका उन्नत फ्लेमिंग बॉडी उस चमकदार क्रिस्टल हथौड़े से क्या कर सकता है जो मुझे अभी मिला है। काल ने उत्तर दिया। इसमें एक साथ 5 मंत्र चार्ज करने में उसकी अपेक्षा से अधिक ऊर्जा लगी, लेकिन जब वे समाशोधन में प्रवेश करते हैं तो हथियार तैयार और उपयोग के लिए तैयार था, और पाया कि मानव दल में सफ़ेद वस्त्र पहने एक उच्च पुजारी और 4 जादूगर थे। किसने उस संयोजन को चुना था ये काल के लिए एक रहस्य था, लेकिन फ्रॉस्ट जायंट्स से लड़ने के लिए यह एक अच्छा संयोजन नहीं था। सभी 5 जायंट्स न केवल कमांडर रैंक के थे, बल्कि वे सभी कमांडर रैंक में भी थे। तूफानों में घुलमिल जाने वाले सफ़ेद लबादे सबसे सक्षम योद्धाओं को चिन्हित करते थे, और काल को उनकी पोशाक में चार्ज करते देखकर जायंट्स चौंक गए। जादूगरों में से एक के पास 5 नीले गोले सक्रिय थे जो तेज गति से जादुई मिसाइलें दाग रहे थे, एक ऐसी चाल जो काल को काफी हद तक परिचित थी। अकादमी में एक जादूगर को वह मंत्र पता था, और उसने जादूगरों के साथ हॉक को प्रशिक्षित करने के पहले सप्ताह के दौरान इसे दिखाया था। जैसे ही वह करीब पहुंचा, काल को एहसास हुआ कि यह कोई जाना पहचाना जादू नहीं था, बल्कि यह तोरी थी, जो सीनियर क्लास की आरोही रैंक की गोरी जादूगरनी थी, जो यहाँ अपना खास जादू इस्तेमाल कर रही थी। जादुई मिसाइलों ने फ्रॉस्ट जायंट्स को रक्षात्मक बना दिया, और काल ने क्रिस्टल मॉल को सबसे नज़दीकी जायंट की छाती में पटक दिया। हथौड़े का सिर तेजी से 5 बार धड़का, जैसे पल्स आर्क वेल्ड जो वे घर पर खनन उपकरण ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते थे, और विशाल राक्षस युद्ध के मैदान में दूर फेंक दिया गया, एक पेड़ से टकराकर गिर गया। ये दृश्य फ्रॉस्ट जायंट से भी ज्यादा इंसानों को चौंका गया, और एक जादूगर ने थोड़ी देर देरी करने पर अपना अवरोध तोड़ दिया। हड्डियों के टूटने की आवाज़ बहुत ही भयानक थी, लेकिन जैसे ही उसकी टीम का पादरी काम पर लगा, एक सुनहरी चमक पहले से ही उसके चारों ओर थी। क्या आपके पास गोलेम नहीं है? दाना ने चिल्लाते हुए कहा कि उसने जायंट से लड़ने के लिए अपने गोलेम बुलाए। राय पहले से ही युद्ध में थे, और हॉक ऊपर से आग की बारिश कर रहा था। स्थिति नियंत्रण में आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन अगर उनके पास रक्षात्मक योद्धा नहीं है तो उनके पास कोई गोलेम नहीं होने का कोई मतलब नहीं है। पादरी ने समूह के दूर की ओर इशारा किया, जहां 2 थके हुए जादूगर हमलों से बचने और अपनी बाधाओं को बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ये दाना के लिए यह समझने के लिए पर्याप्त था कि हाँ, उनके पास गोलेम जादूगर थे, लेकिन फ्रॉस्ट जायंट्स उस चाल के लिए बहुत चालाक थे, और उन्होंने पहले उन्हें निशाना बनाया, उन्हें थका दिया और उनका मान खत्म कर दिया। लाइटनिंग नेक्स्ट, प्रेमी ने काल के मन में चिल्लाया, क्योंकि वह एक सतर्क फ्रॉस्ट जायंट के पास गया था। इस बार उसने चेन लाइटनिंग के केवल 3 चार्ज लगाए, ताकि यह परीक्षण किया जा सके कि क्या कुछ ऊर्जा बचाते हुए स्तब्ध करने वाला प्रभाव जमा हुआ है। विशाल और धीमी गति से विशालकाय को मारना कठिन था, और यह अपने दोस्त के साथ जो हुआ उसे देखने के बाद पलटवार करने का मौका लेने की कोशिश नहीं करने वाला था, इसलिए पहले 6 प्रयासों को टाल दिया गया। इससे पहले कि काल योद्धा की सुरक्षा के तहत एक झटका लगाने में कामयाब हो जाए, केवल उसके कूल्हे को हल्का सा काटता है, लेकिन चेन लाइटनिंग को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त है। 4 शेष दिग्गजों के बीच बिजली का चाप बना, जो थोड़ा हिलते थे, लेकिन एक प्रहार से अधिक धीमे नहीं हुए। वे धुआं उड़ा रहे थे और संपर्क के बिंदु पर स्पष्ट रूप से काले हो गए थे, इसलिए नुकसान तो हुआ, लेकिन स्तब्ध करने वाला प्रभाव कोई बुरा नहीं लगा। ये राहत जादूगरों को कुछ मान वापस पाने और अपनी सांस लेने के लिए पर्याप्त थी, जिससे उन्हें 2 और आरोही रैंक के गोलेम वापस लाने की अनुमति मिली। यह इस लड़ाई में बहुत कुछ नहीं करने वाला था, क्योंकि वे दाना या राय के गोलेम की तरह किसी भी तरह से उन्नत नहीं थे, और वे अभी भी दुश्मन से एक रैंक नीचे थे, लेकिन ये फ्रॉस्ट जायंट्स को जगह पर रखने के लिए एक अच्छी ढाल थी, जबकि स्पाइडर गोलेम और हॉक की लपटें उनसे निपट रही थीं। उनके पादरी ने गोलेम को एक सुनहरे पवित्र आशीर्वाद के साथ बढ़ाया, जिससे उनके कवच और हमले की शक्ति कमांडर रैंक तक बढ़ गई, जैसा कि लाइन पर नियमित मानव सैनिकों के लिए किया गया था। इसने घात लगाए हुए दल को थोड़ा और मौका दिया, लेकिन उच्च पुजारी का आशीर्वाद केवल 2 गोलेम के लिए 5 कमांडर रैंक के दिग्गजों से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। दिग्गजों को जल्दी से भेज दिया गया, और उच्च पुजारी काल को एक आभारी गले लगाने के लिए आया, जिसने लोड्स को हंसाया। धन्यवाद कमांडर, हम वास्तव में मुसीबत में थे जब वे 5 लोग एक लड़ाई के अंत में हमारे पास आए। हमने आपके और राक्षसों और सुंदरियों की आपकी टीम के बारे में बहुत कुछ सुना है, उच्च पुजारी ने उसे सूचित किया। काल मुस्कुराया। क्या तुमने सुना राय? वह कहता है कि तुम एक सुंदर हो। अब लोड्स इतनी जोर से हंस रही थी कि वह अपनी कमर पकड़ रही थी, जबकि राय थोड़ी ऊंची उठी और उसने अपने अंगों से बर्फ में नीले फ्रॉस्ट जायंट के खून को धीरे से पोंछा। वह अभी भी उसमें लिपटी हुई थी, उसके शरीर के हर हिस्से पर खून के छींटे थे, लेकिन यह एक छोटा सा सुधार था। क्लरिक स्पष्ट रूप से भ्रमित था कि राय कौन था और उसका मजाक क्यों उड़ाया जा रहा था, लेकिन उस पल ये वास्तव में कोई मायने नहीं रखता था। वह सुरक्षित था, कोई भी मरा नहीं था, और फ्रॉस्ट जायंट का खतरा एक पल के लिए समाप्त हो गया था।